शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार के ऊपर आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आपकी शिक्षा उत्कृष्ट होगी, उत्कर्ष होगी, तो आप लोगों की सफलता बिल्कुल दासी होगी। उसी सफलता को हम लोग यहाँ पर अचीव करने के लिए आप लोगों के एसएससी जेई, आरआरबी जेई हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल बैच चल रहा है और वो मॉर्निंग में 9 o'clock है। उसी कड़ी में आज हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है। तो दूसरी चीज, सभी लोग जितने भी आपके मित्रगण हैं, सभी मित्रगणों को आप लोग यहाँ पर इनवाइट करिए और सभी को बुलाइए कि जल्दी से आ जाइए कि आप लोगों का धमाका होने वाला है। और धमाका चल रहा है पिछले 4 लेक्चर से। आज आप लोगों का 5वां लेक्चर है। सभी को मेरा राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं, प्यारे विद्यार्थी हैं, सभी मेरे विद्यार्थी यहाँ पर फटाफट से आ जाइए और सभी बच्चों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ओके बेटा, पहली चीज तो आप सभी लोग एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स आ रहा है, थोड़ा सा कमजोर रेस्पॉन्स आ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर आपका ऐसा ही रेस्पॉन्स रहा तो आगे जाकर हम लोग वीडियो को प्राइवेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइव लेकर आना है। जितने भी आपके मित्र हैं, सभी मित्रों को आप बोलिए क्लास लाइव लिया करिए, ठीक है। अगर कोटि कोटि नमन, सुप्रभात सुप्रभात गुरुजी, सुप्रभात सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सभी लोग फटाफट से आ जाइए। अगर आप लोगों को रुचि नहीं दिखाएंगे तो फिर उत्कर्ष भी आपकी सक्सेस के अंदर ऐसा ही करेगा। तो सभी लोग बेटा, आप सभी लोगों को लाइव क्लास के अंदर आना है। जो भी विद्यार्थी आप लोगों का ऑफलाइन में क्लास देखते हैं, आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, उन सभी लोगों को बोलिए कि आप लोगों को लाइव आना है। तो सभी लोग, सभी विद्यार्थी जो यहाँ पर मौजूद है, सभी लोगों को जय श्री राम, राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिएगा, क्या आखिरी क्लास में, सर मैंने पहले अभी वाला वीडियो नहीं देखा। नमन जी, बेटा आप लोगों को पहले वीडियो देखना चाहिए। आप लोगों को पहले के 4 वीडियो कंप्लीट करने चाहिए, उसके बाद में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नमन जी, पहले आप कोशिश करिएगा, पहले आप लोगों का तीनों वीडियो, जो 4 वीडियोस हमारे हुए हैं बेटा, वो 4 वीडियो आप लोग देखें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर आपके कंसेप्ट बनेगा, आप लोगों का ज़्यादा बेहतर कंसेप्ट बनेगा। हाँ संजय जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ आपकी बात। बेटा हमने आप लोगों के अभी तक डेडिकेशन के साथ में आप लोगों को पढ़ाया है, बट आपका रेस्पॉन्स कमज़ोर आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे ये बताइए। आपके जितने भी मित्र हैं, सभी मित्रों को आप लोगों को लेकर आना है यहाँ पर, और सभी मित्रों को, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग लेकर इस चैनल के ऊपर जुड़िएगा। जो भी पीडीएफ में यहाँ पर पढ़ाता हूँ वो हमारे चैनल के ऊपर। इंग्लिश मीडियम कब आएगा बेटा? बहुत जल्दी ही हम लोग इंग्लिश मीडियम में, आज आप लोगों का हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए दिन में 2 बजे पावर सिस्टम आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग जल्दी ही कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। जितने भी आपके मित्रगण हैं बेटा, कोशिश सभी से ये करिएगा, कोशिश बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि जी, अंजलि हम लोग ट्राई करेंगे बहुत जल्दी ही इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट करने की, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोग तैयार हैं बेटा? करें फिर स्टार्ट हम लोग। ओके ओके ओके। सुनील प्रजापति, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म करना है। सुनील जी, ये हमारे सदैव जी हैं, सुनील जी हैं हमारे प्यारे विद्यार्थीगण, बहुत बहुत प्यार आपको।
सब कुछ हिंदी वालों को मिल रहा है। मशीन चल रहा है ना बेटा शाम को 7 बजे, मशीन आप लोगों का चल रहा है शाम को 7 बजे। बुक बताएंगे बेटा, बुक बताएंगे, वक्त आने दीजिए, बुक बताएंगे। अभी तो अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जब बुक बताने की बात आएगी तब बुक भी बताऊंगा आप लोगों को, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी पढ़ने दो, पहला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको बुक बता दूंगा, ठीक है? अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, और अभी आप खरीद लाओगे, क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो अभी पढ़ने दो, पढ़ने के बाद में जब आप लोग एक सर्टेन लेवल अचीव कर लेंगे, एक कुछ आप लोग हासिल कर लेंगे क्लास से, तब जाकर मैं आपको किताब बताऊंगा, ठीक है जी? चलिए करें फिर स्टार्ट। आज हमारे शंकर भगवान का दिन है, तो हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। महादेव का दिन है, तो हर हर महादेव स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो बेटा कोशिश यही करनी है, अपने सभी जो मित्रगण हैं, सभी मित्रों को लाइव लाने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, आपको भी पता है कि कैसा उत्कर्ष परिवार आप लोग के लिए कोर्स लेकर आया है। बेटा आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है अगर इतना ढीला है तो फिर फ्री पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, एक हिंदी बैच चल रहा है, एक अंग्रेजी माध्यम का बैच चल रहा है। एक हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज 2 बजे से बेटा आप लोगों का पावर सिस्टम स्टार्ट होगा। शक्ति यंत्र जिसको बोलते हैं, पावर सिस्टम आप लोगों का स्टार्ट होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 बजे से आप लोग जुड़ना ना भूलें, ठीक है? हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम का जो भी अनाउंसमेंट होगा मैं क्लास के थ्रू आप लोगों का कर दूंगा। चलिएगा स्टार्ट करें फिर हम लोग। बिल्कुल चलिएगा, कुछ चीजों का आंसर करिएगा। क्या कोई भी एलिमेंट आप लोगों का लीनियर है कि नॉन लीनियर है? क्या आप लोग ग्राफ को देखकर बता सकते हैं? यस और नो? डेफिनेटली आप लोग ग्राफ को देखकर बता सकते हैं लीनियर और नॉन लीनियर को। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर एलिमेंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर एलिमेंट? ऐसा एलिमेंट जिसका इनपुट अगर बढ़ाया जाए तो आउटपुट भी बढ़ता है। जैसा इनपुट आपका बढ़ाया जाए वैसा आपका आउटपुट। अंशु यादव बेटा ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा सा स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट होगा, परेशानी। ऐसा एलिमेंट जिसका, ऐसा तत्व जिसका इनपुट जितना परसेंट बढ़ाया जाए उतना परसेंट ही उसका आउटपुट बढ़ता है, तो उसको हम लोग रेखीय तत्व या फिर लीनियर तत्व बोलते हैं। ओके, हम तो इंग्लिश मीडियम बेटा, वो भी जल्दी ही स्टार्ट होगा, वो भी जल्दी ही स्टार्ट होगा। चलिएगा और बताइएगा मुझे यहां से, अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो बताइएगा, अगर आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट होता है, आउटपुट समानुपाती होता है इनपुट के, तो हम लोग उसको भी लीनियर बोलते हैं, रेखीय बोलते हैं। और अगर आउटपुट का रेशो इनपुट के रेशो के साथ में एक कांस्टेंट नंबर देता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर बोलते हैं। क्या ये चीजें क्लियर है आप लोगों की? और ग्राफ के थ्रू कैसे देखेंगे हम लोग? ग्राफ के थ्रू हम लोग देखेंगे कि जो आप लोग का ओरिजिन से पास होगा, जो बिंदु ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से आप लोग का पास होगा और एक सीधी लाइन होगा जिसकी शक्ल चेंज नहीं होनी चाहिए, वो आप लोगों का क्या होगा? वो आप लोगों का लीनियर तत्व होगा। यस और नो? वो आप लोगों का क्या होगा? लीनियर तत्व होगा। क्लियर है? चलिएगा अब आगे बताइएगा, क्या एक्टिव तत्व मतलब सक्रिय तत्व और निष्क्रिय तत्व को आप लोग ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं? तो बताइएगा सभी लोग, मेरे बच्चे बताइएगा, पॉजिटिव रेजिस्टेंस का मतलब और नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब, इसमें से कौन सी चीज तो खाने का काम करेगी, अवशोषण का काम करेगी, और कौन सी चीज उत्सर्जन का काम करेगी? पॉजिटिव रेजिस्टेंस जो आप लोग पढ़ते हैं वो एब्जॉर्ब का काम करेगी, और नेगेटिव रेजिस्टेंस जो होता है वो उत्सर्जन का आप लोगों का काम करेगा। यस और नो? क्लियर है आप सभी लोगों को? अवशोषण और उत्सर्जन का बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में स्टार्ट होगा, बिल्कुल हिंदी में स्टार्ट होगा। सुनील जी ने बोल दिया है हिंदी में स्टार्ट होगा।
तो वो क्या करेगा बेटा, उत्सर्जन का काम करेगा। तो ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस होगा, वो करेगा हमारा अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब का काम करेगा, और नेगेटिव रेजिस्टेंस जो होगा हमारा उत्सर्जन का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, उत्सर्जन का काम करेगा। इस चीज का सभी लोग ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब का काम करेगा। चलिएगा, अब मुझे एक चीज का सभी लोग आंसर करिएगा यहां पर, क्या ऐसा तत्व जिसके दोनों दिशाओं में धारा का प्रवाह होता है, या ऐसा एलिमेंट जिसकी दोनों डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो होता है, तो उस तत्व को क्या बोलते हैं? बशर्ते वो अपना नेचर जो है, वो अपनी प्रकृति जो है उसमें चेंज ना होने दे, उसमें बदलाव ना होने दे, जाते टाइम जैसा था वैसा ही आते टाइम हो, तो क्या उस तत्व को हम लोग बाई डायरेक्शनल या फिर द्विदिश तत्व बोलते हैं हम लोग? यस और नो? तो बताइएगा, द्विदिश तत्व अगर आप लोगों का होगा तो द्विदिश तत्व की आप लोगों का जो नेचर होगा ग्राफ के थ्रू कैसे पहचानेंगे? द्विदिश तत्व का जो नेचर होगा वो ग्राफ के थ्रू कैसे पहचानेंगे? अपोजिट क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। और अपोजिट क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं? पहले का, तीसरा और दूसरे का फोर्थ वन, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, द्विदिश तत्व बोलते हैं। यस और नो? ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। अगर ग्राफ को कहां से रीड करना है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से या राइट मोस्ट पॉइंट से? जल्दी से बताइएगा बेटा, ग्राफ को कहां से रीड करना है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से या फिर राइट मोस्ट पॉइंट से? ग्राफ को कहां से रीड करना है, लेफ्ट से रीड करना है या फिर राइट से आप लोगों का रीड करना है? तो आप लोग बोलेंगे किसी भी ग्राफ को हम लोग हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट से। और लेफ्ट से स्टार्ट किया और आप लोग ग्राफ के ऊपर गिर गए कहीं पर, तो बताइएगा वो एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा? बताइएगा, एक्टिव होगा या पैसिव होगा? अगर आप लोग किसी ग्राफ में गिर गए तो आप लोगों का एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा? तो आप लोग बोलेंगे मतलब सक्रिय होगा या फिर निष्क्रिय होगा? तो आप लोग बोलेंगे अगर सर मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं और ग्राफ एक बार भी गिरा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आप लोगों का सक्रिय तत्व बोलेंगे, मतलब एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। बिल्कुल सही बोला साधना ने और मिक्कू ने, अखिल ने, जितेंद्र ने, वेरी गुड। क्या आप लोग किसी ग्राफ को देखकर उसके एक्टिव और पैसिव नेचर को बता सकते हैं? यस और नो? चलिएगा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत ओम के नियम के बारे में बात की थी। क्या था बेटा ओम का नियम? क्या था ओम का नियम? धारा का घनत्व जो होता है, जे जो होता है, वो किसके समानुपाती होता है? विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अगर मैंने समानुपाती चिन्ह हटाया तो यहां से आएगा एक सिग्मा और ई। क्या आएगा? सिग्मा इंटू ई। अब मुझे सभी लोगों को आंसर करना है, बेटा धारा का घनत्व क्या होगा? धारा का घनत्व क्या होगा? इसमें जो है ये मोटा वायर है और ये सामने से आप लोगों को पतला वायर दिख रहा होगा। बताइएगा बेटा किसमें तो धारा का घनत्व पड़ा जाएगा और किसमें धारा पड़ी जाएगी? जल्दी से बताइएगा, किसमें धारा का घनत्व पड़ा जाएगा और किसमें धारा पड़ी जाएगी? तो आप लोग आंसर कर सकते हैं सर इसमें जो मोटा वायर है सामने से जो दिख रहा है उसमें क्या पड़ा जाएगा? धारा का घनत्व पड़ा जाएगा। और जो पतला वायर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? धारा पढ़ेंगे। क्या आखिरी क्लास में मैंने आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को बताया था कि धारा का घनत्व वो होता है कि बड़े एरिया में जो धारा पड़ी जाती है वो अकेली धारा नहीं पड़ी जाती है, वो धारा घनत्व के फॉर्म में पड़ी जाती है। यस और नो? तो जहां पर बड़ा एरिया होगा वायर का वहां पर हम लोग धारा का घनत्व पढ़ेंगे। क्या धारा का घनत्व जो है और धारा जो है दोनों एक ही चीज है? यस और नो? क्या धारा का घनत्व और धारा जो है क्या दोनों एक ही चीज है? यस और नो? धारा का घनत्व और धारा जो है दोनों एक ही चीज है।
एक ज्यादा एरिया में पड़ी जाती है और एक आप लोगों की कहां पर पड़ी जाती है बेटा, कम एरिया के अंदर पड़ी जाती है। तो दोनों चीजें सेम है। ये बताइएगा कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है। सीधी सी डेफिनेशन आप लोगों को देनी है जिससे सभी के समझ में आ जाए। कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, बनाने के बाद की प्रॉपर्टी होती है या फिर बनाने के पहले की प्रॉपर्टी होती है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कंडक्टिविटी किसी मटेरियल को बनाने के बाद की प्रॉपर्टी होती है या फिर आप लोगों का बनाने की प्रॉपर्टी होती है? बनाने से पहले की प्रॉपर्टी होती है या बनाने के बाद की प्रॉपर्टी होती है? बताइएगा बेटा, फटाफट से बताइए, फिर आज की क्लास भी तो स्टार्ट करनी है। बताइएगा कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, बनाने के बाद की प्रॉपर्टी होती है या बनाने के पहले की प्रॉपर्टी होती है? तो आप लोग बोलेंगे सर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, बनाने के पहले की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रॉपर्टी आप लोगों को बताएगी कि सिग्मा आप लोगों का ज्यादा है, मतलब कंडक्टिविटी आप लोग जिसको बोलते हैं, विशिष्ट चालकता जिसको बोलते हैं, अगर वो ज्यादा है तो उस मटेरियल में धारा का प्रवाह भी ज्यादा होगा, धारा का प्रवाह भी ज्यादा होगा। तो ये बताइएगा अगर मैं प्लास्टिक से खिलौना बनाता हूं, प्लास्टिक से आप लोगों का कोई बच्चों का मोबाइल बनाता हूं या प्लास्टिक से रिमोट बनाता हूं, तो बताइएगा सबका सिग्मा कितना होगा? क्या सेम होगा या अलग अलग होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर सबका सिग्मा आप लोगों का सेम होगा क्योंकि आप लोगों का मटेरियल हम लोगों ने क्या लिया है, सेम लिया है। तो जो कंडक्टिविटी होती है, विशिष्ट चालकता जो होती है वो क्या होती है? बेसिकली वो ये होती है किसी पदार्थ में धारा कितनी ज्यादा प्रवाहित हो सकती है, उसी प्रॉपर्टी को, उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विशिष्ट चालकता या फिर आप लोगों की कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये बताइएगा क्या रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? रो एल बाई ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? रो एल बाई ए के बराबर। अब मुझे ये बताइएगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन सा गुण है जो फिक्स रहेगा? इसमें कौन सा गुण है जो फिक्स रहेगा, जो बदलाव नहीं करेगा? चाहे पूरे वर्ल्ड में आप लोग चले जाएं, चाहे पूरे विश्व में आप लोग चले जाएं, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेम रहेगी? तो आप लोग बोलेंगे सर रो आप लोगों का सेम रहेगा, जिसको आप लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिरोधकता आप लोग बोलते हैं। अगर आप लोग का मटेरियल सेम है, अगर पदार्थ आप लोगों का सेम है, तो प्रतिरोधकता भी आप लोग की क्या होगी बेटा? सेम रहेगी। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो मुझे ये बताइएगा मटेरियल जो है, ध्यान से सुनना, मटेरियल जो है उसके अंदर आप लोगों का पदार्थ जो है उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसका नाम क्या है? पदार्थ में जो करंट बताएगा उसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताइएगा पदार्थ के रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा? फटाफट से आंसर करेंगे। पदार्थ के रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा? तो आप लोग बोलेंगे प्रतिरोधकता होगी। और पदार्थ के करंट को बताने वाला कौन होगा? सिग्मा होगा। इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर मैं पदार्थ लेता हूं तो पदार्थ की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं आप लोगों की, ये समझ में आ गया होगा। यस और नो? अच्छा, इससे मैंने कुछ बनाया तो बनाने पर एक उस मटेरियल का रेजिस्टेंस आएगा, वो किसके बराबर होगा? रो एल बाई ए के बराबर। तो मुझे एक सिंपल सी चीज का आंसर करना है आप सभी लोगों को। क्या रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है? क्या रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है? यस और नो? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है और वो एरिया के ऊपर भी आप लोगों का डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है और लेंथ के ऊपर। बट क्या रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है, क्या वो कभी भी लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है? तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर, आप लोगों की ये चीज उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है।
एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? ये बताइएगा किसी धनात्मक आवेश के आसपास क्या निकलता है? किसी धनात्मक आवेश के बाहर क्या निकलता है? ऐसे कुछ धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज के चारों साइड कुछ चीज निकलती है, उस चीज का नाम क्या होगा? क्या उस चीज का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्या उस चीज का नाम विद्युत क्षेत्र होगा? यस और नो? बिल्कुल, उस चीज का नाम आप लोगों का क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। अब ये बताइएगा, अगर उस चार्ज के आसपास दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो क्या वो उसको आकर्षित करेगा? नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो उसको आकर्षित करेगा, और पॉजिटिव होगा तो उसको विकर्षित करेगा, मतलब आप लोगों का दूर करेगा। क्या ये सभी लोगों के क्लियर है विद्युत क्षेत्र क्या होता है? यस और नो? अच्छा, सीधा सा मतलब विद्युत क्षेत्र का मतलब आवेश को खींचना होता है। यस और नो? क्या विद्युत क्षेत्र का मतलब आवेश को क्या होता है बेटा? खींचना होता है। तो मुझे यह बताइएगा, एक और चीज थी जिसका काम आप लोगों का खींचने का होता था, उसका क्या नाम था? क्या उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं? यस और नो? क्या उसका नाम विद्युत वाहक बल है? तो बताइएगा, विद्युत क्षेत्र जो होता है क्या वो सिमिलर होता है विद्युत वाहक बल के? यस और नो? क्या विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किसके समान होगा? विद्युत वाहक बल के। मतलब कभी कभार विद्युत क्षेत्र बोल देता है, कभी कभार विद्युत वाहक बल बोल देता है, तो दोनों चीजें क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये चीजें हम लोगों ने आखिरी क्लास में देखी थी। अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अपने सभी मित्रों को बुला लीजिए, अब क्लास स्टार्ट होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को उत्कर्ष जो परिवार है उसका कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग ये छोटा सा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपसे कुछ पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, बस आपका डेडिकेशन मांग रहे हैं, आप लोगों का प्यार मांग रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज का आंसर करिएगा बेटा, ये एक कंडक्टर है आप लोगों का, और इस कंडक्टर के अंदर आप लोगों का कुछ कहानी कुछ इस प्रकार से है। ये आप लोगों का एक कंडक्टर है और कंडक्टर में कुछ कहानी इस प्रकार से है। ठीक है, अब ये बताइएगा, इस कंडक्टर को आगे से देखने पर क्या ये थोड़ा सा गोल गोल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सुनो, क्या इस कंडक्टर को आगे से देखने पर आपको ये गोल गोल दिखाई दे रहा है? तो बताइएगा, इस कंडक्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? धारा पढ़ेंगे या फिर धारा का घनत्व पढ़ेंगे? तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें धारा पढ़ो चाहे धारा का घनत्व पढ़ो, बात तो एक ही है, बट एरिया बड़ा है तो हम लोग धारा का घनत्व पढ़ेंगे, जिसको आप लोग जे बोलते हैं। और अगर आपने बेटा एरिया 1 कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर एरिया 1 कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग सभी लोग उसको बोलेंगे धारा ही धारा घनत्व होगा। तो बताइएगा, ये जो कंडक्टर है, क्या इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक में जो धारा का घनत्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? आप लोगों का विद्युत क्षेत्र के। ये ओम का नियम होता है। अब मुझे यह बताइएगा, इस कंडक्टर की, इस चालक की एक प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जे का मतलब आई। यस और नो, या आई बाई ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यह बताइएगा, विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। यस और नो? तो मुझे यह बताइएगा, किसी भी चालक में प्रवाहित धारा उसके अक्रॉस आने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है।
यस और नो? ये तो आप लोगों को पहले ही पता था सर, पापा जो होते हैं वो ईएमएफ होता है और बेटा जो होता है वो धारा होती है। यस और नो? तो ये आप लोग पहले भी बोल सकते थे कि आई प्रोपोर्शनल टू वी होगा। क्या बोल सकते थे बेटा? आई प्रोपोर्शनल टू वी होगा। एग्री कर पा रहे हैं आप सभी लोग? इसी को ओम का नियम बोलते हैं। क्या बोलता है ओम का नियम? कि किसी भी कंडक्टर में, माना कि आप लोगों का ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर आप लोगों ने यहां पर पोटेंशियल दिया, यहां पर पोटेंशियल दिया, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। यस और नो? ये तो आपको पहले से ही पता है। अगर किसी कंडक्टर में हम लोगों ने धारा दी, तो सॉरी, इसी कंडक्टर में मैंने कोई पोटेंशियल दिया, तो पोटेंशियल दिया तो उसमें धारा प्रवाहित जरूर होगी। यही ओम का नियम होता है। अच्छा, दूसरी चीज, क्या ये चीज स्टेटमेंट सही है या गलत है? पहला स्टेटमेंट मेरा ये है, किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में अगर आप लोगों का विभव दोगे तो धारा आएगी। पहला पॉइंट ये है। सही है या गलत है? राइट या रॉन्ग? बेटा फटाफट से आंसर करिएगा। अगर किसी चालक में विभव दोगे तो धारा प्रवाहित होगी, ये सही है या गलत है? किसी चालक में विभव दोगे तो धारा प्रवाहित होगी, ये चीज सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। यस और नो? अब ये बताओ मुझे, क्या दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा यहां पर मैं बोल रहा हूं, किसी भी कंडक्टर में धारा दोगे तो पोटेंशियल आएगा, ये सही है कि नहीं है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? ओम्स लॉ के अनुसार ये सही है या गलत है? धारा देने पर विभवांतर आता है या फिर विभवांतर देने पर धारा आती है? दोनों में से कौन सी चीज सही है? तो आप लोग बोलोगे सर, जब तक विभवांतर नहीं दोगे, जब तक आप लोग पोटेंशियल नहीं दोगे, तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। यस और नो? तो आई प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर आएगा बेटा? वी के आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? किसी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक में, चालक में, किसी चालक के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों के बीच अगर विभवांतर दिया जाता है, विभवांतर दिया जाता है, दिया जाता है, तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। काफी लोगों को ओम का नियम ही नहीं पता होता है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। और वो धारा, वो धारा, धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। बट शर्त ये है, शर्त ये है आप लोगों की, शर्त ये है, कंडीशन ये है कि भौतिक परिस्थिति जो होती है, भौतिक परिस्थिति मतलब फिजिकल कंडीशन समान होनी चाहिए। भौतिक परिस्थिति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। समान का मतलब आप लोगों का, समान का मतलब आप लोगों का क्या होता है? समान का मतलब आप लोगों का क्या होता है?
ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होता है? बेटा मुझे एक चीज बताइएगा, क्या यहां से I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? V बाई आर के बराबर। किसके बराबर होता है? V बाई आर के बराबर। सत्यमान क्लासेज, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, सत्यमान क्लासेस, धन्यवाद। ओके, I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? V बाई आर के बराबर। यस और नो? तो यहां से मुझे रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे आप लोग। रेजिस्टेंस जो होगा आप लोगों का किसके बराबर होगा? V बाई आई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? V बाई आई के बराबर होगा। अब एक चीज का आंसर करिएगा, यहां पर सभी लोग एक चीज का आंसर करिएगा। V बाई आई आपने लिखा है, ये बताइएगा आर की, ध्यान से सुनना, आर की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब स्थिरांक होनी चाहिए या फिर बदलनी चाहिए? बताइएगा फटाफट से। आर की वैल्यू स्थिरांक होनी चाहिए या बदलनी चाहिए? तो आप लोग बोलेंगे सर आर की वैल्यू हमेशा एक स्थिरांक होना चाहिए, कभी भी आर की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। तो बताइएगा, क्या ध्यान से सुनना और आंसर करना, क्या आर की वैल्यू जो है तापमान के साथ बदलती है या नहीं बदलती है? मैं जो पूछ रहा हूं ढंग से एक एक करके आंसर करना। क्या आर की वैल्यू तापमान के साथ बदलती है या नहीं बदलती है? बाद में पढ़ाऊंगा आर इक्वल टू आर नॉट प्लस 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आप मुझे केवल अभी ये बताइएगा, क्या आर की वैल्यू तापमान के साथ बदलती है या नहीं बदलती है? तो आप लोग बोलेंगे सर आर की वैल्यू तापमान के साथ बदलती है। इसका मतलब इस पूरी रामायण में क्या होना चाहिए? इस पूरी रामायण में जो चीज होनी चाहिए वो तापमान स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तापमान स्थिर होना चाहिए। अब दोबारा से सुनिएगा, सभी लोग दोबारा से सुनिएगा, आंसर करिएगा। भौतिक परिस्थितियों का मतलब यह होता है बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो बदलनी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने रेजिस्टेंस को कहीं उबलते हुए पानी में रख दिया तो उसको टेम्परेचर मिलेगा और वो अपने प्रतिरोध की वैल्यू को, प्रतिरोध को बढ़ा लेगा और ओम का नियम फेल हो जाएगा। यस और नो? दैट्स वाई ये बोला है कि प्रतिरोध को उबलते हुए पानी में ना पटको। उबलते हुए पानी में ना पटकने का मतलब, अगर ऑपरेशन कर रहे हो तो सारा ऑपरेशन उबलते हुए पानी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उबलते हुए पानी में पहले यूज कर लिया फिर बाद में बाहर ले जाकर यूज कर लिया। या तो बाहर ही यूज करो या फिर उबलते हुए पानी के अंदर ही यूज करिएगा। परिस्थितियां समान होनी चाहिए। परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर आप लोग गर्म पानी में उसका यूज कर रहे हो तो गर्म पानी में ही करो, और अगर बाहर कर रहे हो तो बाहर ही करो। परिस्थितियां बदलना मत, ऐसे मत करना आधी देर बाहर यूज कर लिया, आधी देर गर्म पानी में यूज कर लिया। यस और नो? ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप लोगों का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेखा जी बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी आप लोगों की डीडीए जेई के लिए भी। ओके, समझ में आ गया आप लोगों का भौतिक परिस्थितियों का मतलब क्या होता है। और दूसरी चीज, उसको दबाना भी मत, मतलब ऐसे दबा रहे हो, या तो पूरा दबा के करो जो प्रोसीजर कर रहे हो या फिर पूरा खुला छोड़ के करो, मतलब प्रेशर भी आप लोगों का भौतिक परिस्थितियों में आता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो ध्यान रखना, जो भी कर रहे हो वही मेंटेन होना चाहिए। जो भी कर रहे हो मेंटेन होना चाहिए। अगर उसके ऊपर बैठकर आप लोग क्या कर रहे हो, विभवांतर दे रहे हो, तो बैठे रहना। और अगर उसको खुला छोड़कर विभवांतर दे रहे हो तो खुला रखना। परिस्थितियां नहीं बदलनी चाहिए, बात खत्म। समझ में आ गया आप लोगों को? टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते, सर क्यों करते हैं? बेटा इस वजह से करते हैं, भौतिक परिस्थितियां बदल गई तो ये भाई साहब अपना बदलाव कर लेगा। अब मैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, देखें आंसर करिएगा सभी लोग, सभी लोग आंसर करिएगा। ये बताओ, ध्यान से सुनना, मेरी चीज का आंसर करिएगा। क्या
प्रतिरोध की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है? बेटा फटाफट से आंसर करिएगा। क्या प्रतिरोध की वैल्यू वोल्टेज के ऊपर डिपेंड, ढंग से आंसर करना, जल्दबाजी में आंसर मत करना। क्या प्रतिरोध की वैल्यू विभव के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है? क्या प्रतिरोध की वैल्यू विभव के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है? क्या प्रतिरोध की वैल्यू करंट के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है? आप अगर ऐसे बोलोगे तो ये प्रतिरोध लिया मैंने कितने ओम का, 2 ओम का, इसका विभवांतर दिया 2 वोल्ट। आप ऐसे बोलोगे अगर मैंने इसका विभवांतर कर दिया 4 वोल्ट, तो बताइएगा क्या प्रतिरोध की, यस आ गए ना, कर दी ना कांड। अभी तो बताया प्रतिरोध की वैल्यू कांस्टेंट होती है नालायकों। क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है, डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड नहीं करेगी। ये बताओ यहां से अभी तो बोला बेटा आर का मतलब स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। ये बताइएगा बेटा क्या 2 ओम में 2 वोल्ट दिया तो बताइएगा 4 वोल्ट अगर मैं करूंगा तो क्या इसका मान जो होगा 2 से 4 हो जाएगा क्या? यस और नो? कॉमन सेंस है बेटा आप लोगों का। यस और नो? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग इस चीज का? क्या डिपेंड करती है या नहीं करती है? बताइएगा बेटा क्या प्रतिरोध की वैल्यू आप लोग की डिपेंड करेगी? आप बोलोगे नहीं बेटा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। रजिस्टिविटी भी बोलना है, अचानक भयानक रजिस्टिविटी बोलना है, तो बताइएगा क्या प्रतिरोध की वैल्यू विभवांतर के ऊपर डिपेंड करेगी? आप बोलोगे नहीं, तो बताइएगा अभी भी आप लोगों का कितना रहेगा? 2 ओम ही रहेगा। कितना ओम रहेगा बेटा? 2 ओम ही रहेगा। अरे विभवांतर बदलने से क्या वो अपना गुण बदलेगा या नहीं बदलेगा? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं बदलेगा। अब क्या धारा के ऊपर डिपेंड करती है? क्या धारा के ऊपर डिपेंड करती है? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं, धारा के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। आंसर करिएगा बेटा ये 2 वोल्ट है तो इसमें देखो देखो आपके कंसेप्ट कैसे डेवलप होते हैं। पहली क्लास में मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, दूसरी क्लास के अंदर पावर के बारे में। ये बताइएगा रेजिस्टेंस में कौन से बिंदु पर धारा प्रवेश करती है, प्लस पर या माइनस पर? जल्दी से बताइएगा कौन से बिंदु पर धारा प्रवेश करती है, धनात्मक पर या फिर ऋणात्मक पर? तो आप लोग बोलोगे सर रेजिस्टेंस में धनात्मक पर एंटर करती है। देखो आप लोगों को पता चल चुका है यहां पर धनात्मक पर प्रवेश करती है। बताओ ओम का नियम क्या है? ओम का नियम यह है अगर इसमें पोटेंशियल दोगे तो इसमें धारा प्रवाह होगी, और कितनी आप लोगों की प्रवाह होगी? V/R के बराबर, मतलब 1 एम्पियर। अगर आपको यह समझ में आ गया तो यह ओम का नियम समझ में आ गया। यस और नो? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया? क्या बोला मैंने आप लोगों को? यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। तो ये बताइएगा बेटा अगर रेजिस्टेंस को आपने बोला V/I के बराबर, तो मुझे एक चीज का सभी लोग आंसर करिएगा, एक चीज का सभी लोगों को आंसर करना है। और क्या आंसर करना है? क्या आंसर करना है बताइएगा। ये दूसरे केस में धारा कितनी होगी? तो आप लोग बोलोगे सर 2 और ये हो गई 4, तो ये कितनी हो गई सर? 2 एम्पियर। क्या दूसरी कहानी भी क्लियर है? धारा कैसे निकाली? यस और नो? अब देखो आपको मैं बताता हूं मैंने पीछे क्या बताया हुआ है। देखो आपने सब पढ़ा हुआ है बट आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो, आप सोच नहीं पाते हो कैसे। ये बताइएगा अगर मैंने इनपुट को डबल कर दिया तो आउटपुट भी क्या होगा? अगर मैंने इनपुट को डबल कर दिया तो आउटपुट भी क्या हो रहा है? फटाफट से आंसर करिएगा। जब मैंने इनपुट को डबल कर दिया तो आउटपुट भी क्या हो रहा है? आप लोग का डबल हो रहा है। यस और नो? तो बेटा जब ये भी डबल है, ये भी डबल है, तो बताइएगा रेजिस्टेंस तो वैसे भी कांस्टेंट होना है। आ गई लीनियरिटी की डेफिनेशन? यस और नो? आ गया बेटा आप लोगों का लीनियरिटी का मतलब क्या होता है? इज इट ओके? क्लियर है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट का रेशो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो मैं अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर।
क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू करंट के ऊपर बोलोगे? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर। क्या आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन में पूछने जा रहा हूं, क्या प्रतिरोध की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज बटा करंट के ऊपर निर्भर करेगी या नहीं करेगी? क्या प्रतिरोध की वैल्यू वोल्टेज बटा करंट के ऊपर निर्भर करेगी या नहीं करेगी? फटाफट से बताइएगा, वोल्टेज बटा करंट के ऊपर निर्भर करेगी या नहीं करेगी? फटाफट से, V बाई आई के ऊपर निर्भर करेगी या नहीं करेगी? तो बेटा V बटा आई के ऊपर तो निर्भर करेगी, V बटा आई के ऊपर तो निर्भर करेगी, क्योंकि V बटा आई तो रेजिस्टेंस है। यस और नो? एक प्रतिरोध है आप लोगों का यहां पर 4 वोल्ट 2 एंपियर, ये R1 है। तो बताइएगा R2 की वैल्यू मान लेते हैं ये 50 वोल्ट है, ये कोई R2 है, यहां पर धारा 25 आप लोगों का मान लेते हैं 5 एंपियर है। बेटा ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग हैं। तो मुझे केवल और केवल इतना सा बताइएगा, यहां पर प्रतिरोध की वैल्यू कितनी हो गई? 4/2 के बराबर। यहां पर प्रतिरोध की वैल्यू R2 कितनी हो गई? 50/5 के बराबर। बेटा इन दोनों के रेशो के ऊपर तो डिपेंड कर रही है। अब मुझे यह बताओ, अगर मैंने इसकी वैल्यू डबल कर दी तो क्या यह भी डबल होगा? बट क्या R चेंज होगा? नहीं सर, R चेंज नहीं होगा, R1 चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अकेले वोल्टेज और अकेले करंट में बदलाव करोगे तो उसमें चेंज नहीं होगा, बट उनका रेशो ही बदल दिया आपने, रेशो ही बदल दिया तो आप लोगों का प्रतिरोध बदल जाएगा। रेशो ही बदल दिया तो प्रतिरोध बदल, क्योंकि ये अलग प्रतिरोध है, ये अलग प्रतिरोध है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? वो छोड़ो ना, ये बताइएगा क्या अकेले वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं सर। क्या अकेले करंट के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं सर। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? वोल्टेज और करंट के आपके अनुपात के ऊपर डिपेंड करती है। अनुपात बदला तो प्रतिरोध बदला। यस और नो? बेटा इसमें देखो चाहे इसमें देखो, अनुपात सेम आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बदला नहीं है तो बात खत्म, आप लोगों का प्रतिरोध बदलेगा नहीं। ये समझ में आ गया? ये बहुत सारे एग्जाम में आप लोगों का पूछा जाता है कि प्रतिरोध जो होता है आप लोगों का क्या यहां पर बदलता है कि नहीं बदलता है। तो यहां पर एक नोट लगाकर हम लोग लिखेंगे, प्रतिरोध जो होता है, रेखीय प्रतिरोध की बात करेंगे। रेखीय प्रतिरोध जो होता है, रेखीय प्रतिरोध, प्रतिरोध विभवांतर, 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 विभवांतर और धारा के अनुपात के ऊपर, और धारा के अनुपात के ऊपर, अनुपात के ऊपर, अनुपात के ऊपर, अनुपात पर निर्भर करता है, अनुपात पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, करता है। यस और नो? धारा के अनुपात के ऊपर निर्भर करता है। रेखीय रेखीय प्रतिरोध, प्रतिरोध विभवांतर, 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 विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं करता है, धारा पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिएगा अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आंसर करिएगा बेटा फटाफट से। ये बताइएगा, ये एक प्रतिरोध है जिसका वोल्टेज है आप लोगों का I², ध्यान से सुनना, जिसका वोल्टेज है I², इसकी धारा है I, तो बताइएगा इसका प्रतिरोध कितना होगा? इसका प्रतिरोध कितना होगा? R बराबर V बटा I, और V की वैल्यू कितनी है? I² बटा I, तो R की वैल्यू किसके बराबर आ गई? I के बराबर आ गई। बताओ क्या ऐसा प्रतिरोध रेखीय प्रतिरोध है या फिर अरेखीय प्रतिरोध है? फटाफट से आंसर करिएगा, क्या ये प्रतिरोध हम लोग जो ये बात कर रहे हैं वही प्रतिरोध है या अलग प्रतिरोध है? तो बेटा ये अलग प्रतिरोध है, इसमें ओम के नियम का कोई लेना देना नहीं है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो ये अरेखीय प्रतिरोध है, अरेखीय प्रतिरोध है, अरेखीय प्रतिरोध है आप लोग का, क्योंकि आप लोगों का वो रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो तो हो ही नहीं सकता रेखीय प्रतिरोध में,
ओके तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। नॉन लीनियर रेजिस्टेंस हम लोग इसको बोलेंगे। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। क्या आप सभी लोगों की ये समझ में आ गया लीनियर का मतलब क्या होता है और नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल 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 प्रशांत जी, बेस्ट ऑफ लक। चलिएगा अब क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को एक। अच्छा दूसरी चीज, क्या प्रतिरोध की वैल्यू जो एग्जाम्पल था बेटा, ये समझ में आ गया सभी के, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे नॉन लीनियर बोला मैंने इसको, कैसे अरेखीय प्रतिरोध बोला? बेटा सीधी सी बात है, जो इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ना उसमें आप लोग के लीनियर चीजें आएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे उसमें नॉन लीनियर चीजें आएगी, बात खत्म। चले आगे हम लोग इसके बारे में। चलिएगा आंसर करिएगा, प्रतिरोध की वैल्यू किसके बराबर होती है, रो एल बाई ए के बराबर। किसके बराबर होती है, रो एल बाई ए के बराबर। देखिए क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, देखिए सभी लोगों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को आंसर करना है। एक प्रतिरोध, एक प्रतिरोध, प्रतिरोध, एक पदार्थ, एक पदार्थ, एक पदार्थ जिससे जिससे दो प्रतिरोध बनाए जाते हैं, प्रतिरोध बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जाते हैं, R1 एंड R2, दो प्रतिरोध बनाए जाते हैं। ओके दो प्रतिरोध बनाए जाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग R1 एंड R2। अगर R1 प्रतिरोध, R1 प्रतिरोध की लंबाई L है और क्षेत्रफल A है, और एवं R2 प्रतिरोध की लंबाई 2L है, और प्रतिरोध और क्षेत्रफल, देखिए बेटा सभी लोग आंसर करिएगा, क्षेत्रफल A/2 है। तो प्रतिरोधकता का मतलब रो का अनुपात होगा, कितना अनुपात होगा? तो ऑप्शन है, आंसर है, सॉरी सॉल्यूशन में ऑप्शंस हैं 4:1, ऑप्शन बी है 1:4, ऑप्शन सी है 1:2 और ऑप्शन डी है 1:1। क्या अनुपात होगा? सभी लोग आ जाइए और फटाफट से आंसर करना है, और अपने मित्रों को भी लाइव बुलाना है। ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले आप लोग ही पढ़ें। और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा जिसने अभी तक नहीं देखा है। अपने मित्रों को भी बुलाइएगा आप सभी लोग। सुमित का आंसर आया है 1:1। बाकी किसी का कितना आया है? 1:1। विकास का भी, आपका बेटा जल्दी जल्दी आंसर करना है आप सभी लोगों को। विकास का भी आंसर आया है 1:1। चलिएगा बाकी लोगों का भैया क्या है? अरे इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए इसमें, इतनी देर तो लगनी चाहिए। बताइएगा इस क्वेश्चन में। हाँ जितेंद्र आ गया ना, जितेंद्र का आया है 4:1। जितेंद्र बेटा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो ना। अगर आपने पेन उठा लिया इसको सॉल्व करने के लिए तो गलत ही उठाओगे। तो पेन उठाना ही नहीं है। ये बताइएगा क्या दोनों में पदार्थ सेम ही है?
दोनों में पदार्थ आप लोगों का सेम ही है। जब पदार्थ ही एक है तो बताइएगा प्रतिरोधकता भी समान ही तो होगी। यस और नो? प्रतिरोधकता भी देखो, इतना बताने के बाद भी आप लोग 1:4 और 4:1 कर रहे हो। क्यों कर रहे हो पता है आपको? आप इस वजह से कर रहे हो, R इज इक्वल टू ρ1 L1 बाई A1, R1 R2 बराबर ρ2 L2 बाई A2, फिर इनको डिवाइड कर रहे हो, फिर इनका नंबर निकाल रहे हो। बेटा वो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में पदार्थ आप लोगों का सेम है। तो क्या होगा? दोनों का रो समान होगा। अगर पदार्थ अलग होता तब जो जितेंद्र आप बोल रहे हो उसका आंसर आएगा। समझ में आ गया? तो देखो, इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी आप छोटी मोटी गलतियां करते हैं, क्योंकि हमें मतलब पता ही नहीं होता है प्रतिरोधकता क्या होती है, या फिर आप लोगों का विशिष्ट चालकता क्या होती है। यस और नो? बेटा कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एक और छोटे से क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इसका आंसर हो गया बेटा डी। एक और छोटे से क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी लोग। किसी प्रतिरोध की लंबाई 2 गुना और क्षेत्रफल आधा किया जाता है, तो आधा किया जाता है तो नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध के कितना गुना होगा? प्रतिरोध के कितना गुना होगा? बेटा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अपने सभी मित्रों को लेकर आना है, क्योंकि 40 कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है आप लोगों की क्लास को लेने की। ठीक है, 40 कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा। आप लोग अपने स्टूडेंट को बुलाकर लाइएगा। जितने भी मित्र हैं आप सभी लोगों को बोलिए लाइव क्लास लेने के लिए। अदरवाइज हम लोगों को फिर लेक्चर्स को प्राइवेट करना पड़ेगा अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स यही रहेगा तो। ठीक है, 4 गुना। तो ऑप्शंस भी बना लीजिएगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1/2। तो कितना गुना हो गया बेटा? 4 गुना होगा। देखो R इज इक्वल टू कितना होगा? ρL/A। ये हो गया R1। अब ये बताइएगा, जब मैं उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल कर रहा हूं तो कितना हो गया? ρL2/A2। तो नया जो L2 है वो कितना हो गया? पुराने वाले से 2 गुना। पुराना वाला कितना है? L है, तो मुझे ये बताइएगा इनटू कितना हो गया? 2L। और एरिया कितना हो गया? पुराने वाले के आधा हो गया। आधे का मतलब A/2। तो कितना हो गया बेटा यहां से? 4 ρL/A। ρL/A कितना है आपका? R1 है, तो बताइएगा R2 किसके बराबर हो गया? 4 टाइम्स ऑफ R1 के। 4 टाइम्स ऑफ R1 के। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं हम लोग। 4 टाइम्स ऑफ R1 के। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ रहा है, मैंने किसी प्रतिरोध की R इज इक्वल टू ρL/, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने किसी प्रतिरोध को 2 गुना किया। ये एक प्रतिरोध है, इसकी लंबाई को मैंने 2 गुना किया। ध्यान से सुनना, इसकी लंबाई को मैंने कितना गुना किया बेटा? 2 गुना। मेरा तरीका देखना आप लोग, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, प्रश्न पूछूंगा, पैसे नहीं लगेंगे बेटा। आप लोगों को यहां पर लाइव आना है, मेरी यही बस आपसे विनती है, और कोई विनती नहीं है।
राइट। हम लोगों ने अभी कोई ऐसा कोर्स लॉन्च नहीं किया है हमारी ऐप के ऊपर। आने वाले टाइम में कब लॉन्च होगा वो छोड़िए ना, जब आपको फ्री में मिल रहा है तब भी आप लोग लाइव नहीं आ रहे हो यार। केवल 35-40 लोग लाइव आ रहे हैं, वो भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेज में, जिसमें बच्चों को बेसिक्स नहीं पता होता है। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को लाने की। चलो छोड़ो, उसको साइड में रखो, अपने मित्रों को थोड़ा सा बोलो कि बेटा पढ़ना है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप पढ़िए। चलिएगा, ये एक प्रतिरोध है, ध्यान सुनना, अब बातें नहीं, ये एक प्रतिरोध है और ये आप लोगों का एक और प्रतिरोध है। इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है। ध्यान से सुनना, मैंने इस प्रतिरोध की लंबाई 2 गुना की है। सेम प्रतिरोध है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो बताइएगा, मैंने इसकी लंबाई 2 गुना की है, तो बताइएगा आप लोग की रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग के कितना गुना होगी। ढंग से आंसर करना। अगर मैंने किसी प्रतिरोध की लंबाई 2 गुना की है तो बताइएगा प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होगी। तो आप लोग बोलेंगे सर प्रतिरोध की जो वैल्यू होगी वो 2 गुना होगी। यस और नो, क्या प्रतिरोध की वैल्यू 2 गुना हो जाएगी? सभी लोगों क्लियर है? प्रतिरोध की वैल्यू हमारी 2 गुना होगी। कब? जब मैंने लंबाई ऐसे बढ़ाई। ध्यान से सुनना, लंबाई ऐसे बढ़ाई। पहला आप लोगों का बेटा एरिया आधा नहीं करना है अनिकेत, एरिया आधा नहीं किया, वो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया है। मैं नया प्रश्न कर रहा हूं। नया प्रश्न ये है, ये एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में उतनी ही लंबाई का मैंने, उतने ही एरिया का मैंने एक और प्रतिरोध जोड़ दिया है, मतलब अब लंबाई हो गई है 2L। तो बताइएगा नया प्रतिरोध जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 गुना। कितना हो जाएगा? 2 गुना। अब सीधी सी बात यह है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं बेटा, मैंने इस प्रतिरोध को अब खींच कर 2 गुना किया है। ध्यान से सुनना, इस प्रतिरोध, पहली चीज ध्यान से सुनना, एक बार मैंने कैसे किया है वो कहानी मैंने आपको बता दी। अब मैं दूसरी कहानी बता रहा हूं, अपने दिमाग में भेजे में घुसा लीजिएगा कैसे बता रहा हूं। अगर मैंने इसकी लंबाई खींच कर 2 गुना करी तो ये बताइएगा क्या लंबाई खींचकर 2 गुना करी तो लंबाई कितनी हो गई? नई लंबाई L2 बराबर पुरानी वाली लंबाई के 2 गुना हो गई। यस और नो? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? क्या लंबाई खींचकर बढ़ाने से, खींचकर बढ़ाने से क्या वायर आगे से पतला भी होगा? यस और नो? क्या वायर आगे से पतला भी होगा? तो आप बोलेंगे यस सर, वायर आगे से पतला भी होगा। तो बेटा ध्यान रखना, जो वायर पतला होता है वो इसी अनुपात में होता है, मतलब नया जो एरिया आएगा पुराने वाले एरिया का आधा होगा। नया जो एरिया आएगा वो पुराने वाले के एरिया के आधा आएगा। यस और नो? ये समझ में आ गया आप लोगों को? बताइएगा क्या ये दोनों सेम हैं तो एरिया आधा होगा या नहीं होगा? इस टाइम बताइएगा, एरिया आधा होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताइएगा। दोनों समान है, अगर मैंने ऐसे जोड़ा तो एरिया आधा होगा या नहीं होगा? तो आप लोग बोलोगे सर अगर ऐसे जोड़ रहे हो तो एरिया आधा नहीं होगा, लंबाई 2 गुनी होगी। एरिया आधा नहीं होगा, लंबाई क्या होगी बेटा? 2 गुना होगी। यस और नो? और प्रतिरोध भी कितना होगा? 2 गुना होगा। अब ये बताओ, अगर ऐसे खींच कर किया तो मुझे ये बताइएगा क्या लंबाई 2 गुना होगी तो प्रतिरोध जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? आधा होगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी प्रश्न ने खींच कर बोला हुआ है या फिर स्ट्रेच कर कर बोला हुआ है तो दोनों चीजें अपने आप बदलेगी। दोनों चीजें क्या होगी? अपने आप बदलेगी। तो मुझे ये बताओ, लंबाई 2 गुना होगी, रेजिस्टेंस आप लोग एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो आधा होगा, तो रेजिस्टेंस कितना गुना होगा? जल्दी से बताइएगा।
बताइए कितना गुना होगा। तो आप बोलेंगे सर किसी वायर को खींचकर अगर 2 गुना कर रहा हूं तो उसका जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो तो आधा, लंबाई 2 गुना, मतलब प्रतिरोध 4 गुना होगा। प्रतिरोध कितना गुना होगा बेटा? 4 गुना होगा। आंसर करिएगा, अगर मैंने किसी को खींचकर आप लोगों की लंबाई 5 गुना कर दी तो बताइएगा, खींचकर 5 गुना करी तो नया प्रतिरोध कितना होगा? नया प्रतिरोध कितना होगा? नया प्रतिरोध कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 25 गुना होगा। यस और नो? कितना गुना होगा बेटा? 25 गुना। यस और नो? नया प्रतिरोध कितना होगा बेटा? 25 गुना होगा। बट ये तब ही करना है जब आप लोगों को एक शब्द दिया जाए खींचकर। ये समझ में आ गया आप लोगों का? सुनील जी, सुनील प्रजापति, समझ में आ गया? 4 गुना होगा। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब अपन को ये बताइएगा, अगर किसी वायर को खींचकर, अगर मैंने किसी वायर को खींचकर 1/10 गुना किया तो बताइएगा उसका एरिया कितना बदलेगा? 1/10 गुना किया तो उसका एरिया कितना बदलेगा? जल्दी से बताइएगा बेटा, उसका एरिया कितना बदलेगा? उसका एरिया कितना बदलेगा? आपका 10 गुना बदलेगा। कितना गुना बदलेगा बेटा? 10 गुना। क्या यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको उल्टा कर कर यहां पर लिख देना है? क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि मैं करने क्या जा रहा हूं यहां पर? यस और नो? तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, प्रतिरोध जो होगा वो n² गुना बदलेगा। यस और नो? अगर बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पर? क्या लिखेंगे हम लोग? सभी लोग ध्यान, अभी एक क्वेश्चन दूंगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर किसी प्रतिरोध को, अगर किसी प्रतिरोध को खींचकर किसी प्रतिरोध को खींचकर n गुना बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध n² गुना बढ़ता है। समझ गए आप लोग? बढ़ता है। अब आंसर करिएगा, R ऑफ न्यू कितना होगा? R ऑफ n² इंटू R ऑफ ओल्ड। यही होगा, R ऑफ न्यू इज इक्वल टू n² इंटू R ऑफ ओल्ड। जो नया होगा वो पुराने वाले के n² गुना होगा। तब जब बेटा ये चीज का ध्यान रखना आप सभी लोग, अगर प्रश्न में खींचकर लिखा हो या स्ट्रेच लिखा हो तो इस चीज का ध्यान रखना। खींचकर लिखा हो या स्ट्रेच कर लिखा हो तो ये चीज का ध्यान रखना। प्रश्न है, अगर 20 ओम के प्रतिरोध को खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है, 3 गुना लंबाई कर दी जाती है तो नया प्रतिरोध कितना होगा? नया प्रतिरोध कितना होगा? नया प्रतिरोध कितना होगा? तो ऑप्शन ए है आप लोगों का 60 ओम, ऑप्शन बी है 120 ओम, ऑप्शन सी है 180 ओम और ऑप्शन डी है 20 ओम। आंसर कितना होगा? देखते हैं आप लोग कितना आंसर करते हैं। शाबाश, 180 ओम। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है,
अगर ये प्रश्न आप लोगों के क्लियर है तो मेरे हिसाब से आप लोग ये दोनों प्रश्न अगर आप लोगों के क्लियर हैं तो दोनों चीजें ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये वाली चीज। कितना गुना होगा? सुनील प्रजापति जी बोल रहे हैं सी ऑप्शन होगा, 180 होगा। आई थिंक ये वाला पॉइंट आप लोगों के क्लियर होना चाहिए कि क्या चीजें होती है। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला, और ये जो मैंने पीछे प्रश्न करवाया है इसमें और इस वाले प्रश्न में फर्क पता होना चाहिए। इस वाले प्रश्न में फर्क पता होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया प्रश्न दे दूं आपको, एक बहुत बढ़िया प्रश्न दे दूं इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, केवल और केवल इसी के ऊपर। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग एक प्रश्न करते हैं। देखें 10 ओम के प्रतिरोध को खींचकर उसकी वास्तविक लंबाई मतलब ओरिजिनल लेंथ, वास्तविक लंबाई मतलब ओरिजिनल लेंथ जो पहले थी ना, ओरिजिनल लेंथ से 10% बढ़ाया जाता है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही करते हैं। सर अगर ओल्ड आर पूछा है तब, बेटा ओल्ड आर पूछा है तब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे आप लोगों का, नए वाले में n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ओल्ड आर तो दिया हुआ है ना, पुराना आप लोगों का 20 ओम दिया हुआ है। इसमें सॉल्यूशन है, बताइएगा आर ओल्ड कितना है, तो आप लोग बोलोगे सर 20 है। तो आप लोगों का n कितना गुना किया है, 3 गुना, तो न्यू कितना आ गया, तो न्यू निकाल लेंगे हम लोग यहां से n स्क्वायर इंटू। और अगर ओल्ड पूछे तो बेटा फिर नया पता होना चाहिए, ओल्ड पूछे तो नया पता होना चाहिए, डिवाइड कर देना 9 से, ठीक है ना। तो वो चीज का ध्यान रखना। ओरिजिनल 10% बढ़ाया जाता है तो नया प्रतिरोध कितना होगा, देखते हैं। जल्दबाजी मत करना, ध्यान रखना कितना होगा। ऑप्शन ए बेटा अनिकेत दोबारा से पढ़ो, ठीक है ना। नया प्रतिरोध कितना होगा, खींचकर बढ़ाया है तो बढ़ेगा तो सही, मतलब आंसर 10 ओम से ज्यादा तो आएगा। ऑप्शन ए जो होगा वो हो गया आप लोगों का 11.1 ओम, ऑप्शन बी हो गया आप लोगों का 10.1 ओम, ऑप्शन सी हो गया 12.1 ओम और ऑप्शन डी हो गया आप लोगों का 9.9 ओम। इंग्लिश मीडियम में क्लास कब चलेगा, बेटा बहुत जल्दी आप लोगों का क्लास चलेगा इंग्लिश मीडियम के अंदर। अच्छा, भरत का आंसर आ रहा है बेटा 10.01। ओके, जितेंद्र का आंसर आया है हमारा कितना, जितेंद्र का आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का, जितेंद्र का आंसर आ रहा है हमारा 12.1। ये क्वेश्चन पहली बात तो अपने सब्जेक्ट का है ही नहीं, ये क्वेश्चन है आप लोगों की सिंपल सी गणित का, सिंपल सी मैथमेटिक्स का, सिंपल से रीजनिंग का, सिंपल से एप्टीट्यूड का आप लोगों का क्वेश्चन है। उसमें जो आप लोग प्रतिशत पढ़ते हैं उसका ये प्रश्न है, उसका जो प्रश्न है ये प्रतिशत वाला प्रश्न है। तो आंसर करिएगा बेटा फटाफट से, आंसर क्या होगा इसका, 12.1। बिल्कुल बिल्कुल आंसर आएगा बेटा 12.1 ओम। अब करें हम लोग इस क्वेश्चन को, बताइएगा जो नई लंबाई होगी वो पुरानी लंबाई को कितना परसेंट बढ़ाया गया है, पुरानी लंबाई को उसका 10% बढ़ाया गया है, यस और नो।
बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइएगा बेटा, नई लंबाई कितनी आ गई? 1.1 टाइम्स ऑफ द L2। क्या ये क्लियर है बेटा सभी के? कोई दिक्कत है? नहीं। तो मुझे ये बताओ, नया जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? एन स्क्वायर इंटू आर ऑफ ओल्ड। तो एन स्क्वायर का मतलब क्या है? 1.1 का स्क्वायर इंटू आर ऑफ ओल्ड मतलब 10। ये हो गया 121 इंटू 10, कितना आ गया बेटा? 12.1 ओम। तो प्रश्न में ही सब कुछ है, प्रश्न में ही आंसर है। ध्यान रखना, बढ़ाने का मतलब वास्तविक से कैसे बढ़ाया जाता है, ये प्रश्न है आपका। सिंपल सा प्रश्न है। क्या सभी मेरे बच्चों को क्लियर है बेटा ये प्रश्न? ये बहुत जगह एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों का प्रश्न। बट आप लोग तो क्या करते हो, या तो 11.1 करोगे, या फिर 10.1 करोगे, या फिर 9.9 करोगे, या कुछ और करोगे। क्या समझ में आया इसमें से कैसा प्रश्न बन सकता है? इस लंबाई को खींचकर बढ़ाया गया है। अच्छा, मैं इसमें खींचकर नहीं बोलता तो आंसर कितना आ जाता? अगर मैं इसमें खींचकर नहीं बोलता तो मेरे बच्चों आंसर कितना आता? बताइएगा। अगर ध्यान से अभी भी सही आंसर करना है। खींचकर नहीं बोलता तो आंसर कितना आता? अभी भी गलत मत करना, पहले बोल रहा हूं, अभी भी गलत मत करना। खींचकर नहीं करता तो आंसर कितना आता? मैं बस इस शब्द को हटा देता हूं, इस शब्द को हटा देता हूं तो आंसर कितना आएगा? फटाफट से आंसर करिएगा। इस शब्द को हटा देता हूं तो आंसर कितना आएगा? देखो, आंसर करने से पहले 10 बार सोच लेना क्या आंसर कर रहे हो। खींचकर नहीं आता तो बताइएगा कितना आता? सुमित, सुमित, सुमित नालायक, भारत नालायक, सभी नालायक। दोबारा से सुनो, दोबारा सुनो। विकास नालायक। दोबारा से सुनो बेटा, दोबारा से सुनो। अगर किसी की लंबाई को 1.1 टाइम, तो 1.1 टाइम को 10 से गुणा करो ना मेरे बेटा। 10 से गुणा करो तो 11.1 आ गया आप लोगों का। यस और नो? तो देखो प्रश्न का नंबर कैसे बदलता है। क्लियर है? 11.1। शाबाश, 11 आ जाता आप लोगों का आंसर। तो आंसर हो जाता बेटा आप लोगों का ए आंसर। क्या समझ में आया 10.1 वालों को? यस और नो? भरत और सुमित, क्लियर है बेटा आप सभी लोगों के आंसर? बेटा फिर तो यही क्वेश्चन है, नई लंबाई कितनी हो गई? रो एल बाई ए। नई लंबाई कितनी हो गई? 1.1 टाइम्स ऑफ द पुरानी लंबाई। इसका मतलब क्या होगा? नया रेजिस्टेंस 1.1 टाइम हो गया। इस बार तो बढ़ाना कुछ भी नहीं है पुराने वाले रेजिस्टेंस से। जब खींचकर बढ़ाएंगे तो इसका स्क्वायर कर देना, जब खींचकर बढ़ाएंगे तो इसका स्क्वायर कर देना, बस बात खत्म। इज इट ओके? चलिए, शाबाश, वेरी गुड। यहां तक सभी लोगों के क्लियर है? अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको कराने जा रहा हूं, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। अब पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना सभी लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब आप लोगों को, सभी लोगों को ये पता होगा सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, पैरेलल में 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। मैं लिख दूंगा अभी, उसको चिंता की बात नहीं। बट बात ये है कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द जो मैं बोलूंगा फिर मैं आपको प्रश्न दूंगा। ध्यान से सुन लीजिएगा आप सभी लोग कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। बेटा अगर दो चीजें, बेटा ध्यान सुन लेना, अगर गलतियां करोगे तो वहीं आकर थप्पड़े मारूंगा मैं आपके, ठीक है ना? तो ध्यान सुनना, अगर दो चीजों को, अगर दो चीजों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, अभी आप हंसोगे इसके ऊपर, सर क्या बता रहे हो? फिर मैं हंसूंगा, मैं क्वेश्चन दूंगा तब। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? फिर मैं हंसूंगा तब मैं बताऊं, मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों का। तो आंसर करिएगा बेटा सभी लोग। यहां पर दो प्रतिरोध जो हैं उनको ऐसे जोड़ा जाता है,
एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? बेटा अगर दोनों प्रतिरोध के अंदर, दोनों प्रतिरोध का एक बिंदु, भाई एक प्रतिरोध में दो चीजें होगी, एक ये होगा और एक ये होगा, दो कोने होंगे, दो सिरे होंगे, एक सिरा ये होगा, एक सिरा ये होगा। इस प्रतिरोध के भी दो सिरे होंगे, एक सिरा ये होगा और एक सिरा ये होगा, दो सिरे होंगे। जब दो सिरों की बात करेंगे तो आंसर करना, यह आंसर करिएगा बेटा अगर आपने एक सिरा जोड़ा है, बशर्ते बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, बशर्ते बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, तो उसको हम लोग सीरीज परिपथ या फिर श्रृंखला परिपथ बोलेंगे। यस और नो? अगर इन दोनों के बीच में कुछ आ गया, जैसे ये तीसरी लाइन यहां पर जा रही है, तो बेटा इसको श्रृंखला नहीं बोलेंगे, इसको सीरीज नहीं बोलेंगे। सर फिर पैरेलल बोलेंगे। अरे भाई बोलने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अभी सीरीज नहीं बोलना है, बस बात खत्म, सीरीज नहीं बोलना है। तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, देखिए आंसर करिएगा बेटा सभी लोग। R1 R2 जितना पूछा जाए उतना आप लोगों को आंसर करना है, जितना पूछा जाए उतना आंसर करना है। पैरेलल, सुनील प्रजापति तो पैरेलल के पीछे पड़े हुए हैं, हमारे समानांतर के पीछे पड़े हुए हैं। तो सुनील प्रजापति अगर मैं आपके टांगों को सर से जोड़ दूं तो वो पैरेलल हो जाएगा। अभी रुक जाइए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ध्यान से सुनना, मैं जो प्रश्न कर रहा हूं केवल उन्हीं प्रश्नों के आपको आंसर करना है, फिर मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बेटा एक चीज का आंसर करना, क्या ये वाला प्रतिरोध और R2 प्रतिरोध है, क्या दोनों सीरीज में हैं या नहीं है? पहले इधर आओ, क्या ये आप लोगों का R1 हो गया, ये आप लोगों का R2 हो गया, क्या ये आप लोगों का R3 हो गया? मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, देखिए आंसर करना। बेटा ब्रिज ब्रिज अभी पढ़ा नहीं है तो बात नहीं करेंगे। ये बताइएगा, क्या मैं इन प्रतिरोधों के बारे में बात करूं आप लोगों से? बताइएगा यस और नो में आंसर करना है और किसी में भी आंसर नहीं करना है। मैं नहीं पूछ रहा हूं आपको नॉलेज अथा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखना है आपको, क्योंकि आगे प्रश्नों में आप गलतियां करोगे। ये बताओ क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं है। क्यों नहीं है? बेटा बीच में से तीसरी लाइन निकल रही है, पहले ये क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में हम लोग सीरीज पैरेलल करेंगे, क्योंकि आप लोग गड़बड़ करोगे, 100% आप लोग गड़बड़ करोगे। तो बेटा अगर ये पॉइंट है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का R3 है, ये आप लोगों का R4 है, क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं सर, ये भी सीरीज में नहीं है, क्योंकि बीच में से कुछ ना कुछ निकल रहा है। यस और नो? बीच में से कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो आंसर करिएगा बेटा, क्या अब ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है? क्या ये दोनों सीरीज में है या नहीं है? डेफिनेटली बेटा ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों आप लोगों के सीरीज में हो गए। यस सुनो, अगर दो चीजें मिल रही है और बीच वाले पॉइंट के ऊपर आप लोगों का कोई भी चीज नहीं आ रही है, तो उसको हम लोग श्रृंखला परिपथ बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। यहां तक ठीक है? ये चीजें अपने माइंड में घुसा लेना, आगे जब इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस करोगे तब क्लियर काम में आएगी ये वाली चीज। ठीक है, चलिएगा। अब आंसर करिएगा बेटा, ये वाली चीज और ये वाली चीज सीरीज में है या नहीं है? ये वाली चीज और ये वाली चीज बेटा सीरीज में है, श्रृंखला परिपथ के अंदर है। क्यों? एक के बाद एक जुड़ी हुई है, बीच में कुछ भी नहीं निकल रहा है। बिल्कुल सर, श्रृंखला के अंदर है। क्या श्रृंखला परिपथ आप लोग सर्किट में बता सकते हैं? चलो, अगर बता सकते हैं तो फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, देखिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखिए आंसर करना बेटा। यस और नो में आंसर करना है, केवल और केवल, और किसी चीज का आंसर नहीं करना है, केवल और केवल यस और नो में आप लोगों को आंसर करना है। ये बताइएगा, क्या ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध सीरीज में है या नहीं है? जुड़ यहां रहे हैं, क्या ये दोनों प्रतिरोध सीरीज में है या नहीं है? बस इतना बता दीजिए। तो आप लोग बोलेंगे सर ये प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध दोनों सीरीज में नहीं है। बिल्कुल भी आप लोगों के नहीं है। क्यों नहीं है? बीच में से लाइन निकल रही है आप लोगों के। यस और नो? ये बताइएगा, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध आप लोगों के श्रृंखला परिपथ में है या नहीं है? तो आप लोग बोलोगे नहीं है। क्या आप लोग किसी भी परिपथ में सीरीज पहचानना समझ गए? यस और नो? मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि पैरेलल समानांतर आप बताओ।
मैं तो पूछ रहा हूं, क्या आप लोग सीरीज बता पाओगे? क्या आप लोग श्रृंखला परिपथ बता पाओगे कि सर ये दोनों श्रृंखला में हैं और ये दोनों पैरेलल के अंदर हैं, मतलब समानांतर के अंदर हैं? यहां तक ठीक है? सभी के क्लियर है? चलो, ये तो कहानी हुई बेटा पहले की, ठीक है, श्रृंखला परिपथ की। क्योंकि बेटा R1 प्लस R2 ही नहीं होता, पूरी दुनिया ऐसे ही नहीं होती है। ये देखो, यही नहीं होती है पूरी दुनिया कि सर ये पढ़ लिया हम लोगों ने R1 और R2, R1 प्लस R2, ये नहीं होती दुनिया। दुनिया बहुत ही बेगैरत है, क्या बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक होती है। इतनी आसान दुनिया नहीं होती है। राइट? क्लियर है? चलो, अब ध्यान से सुनना और आंसर करना। एक और चीज का आंसर करना है बेटा। ये आपने 2 पेन लिए थे, ये दोनों पेन लिए थे, ठीक है? जितना पूछूं केवल उतना आंसर करना है। ये 2 पेन लिए थे, अगर ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, दोनों बिंदु इसके मिल रहे हों तो उसको समानांतर बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? समानांतर। ध्यान से सुनना बेटा, आंसर करिएगा बेटा, क्या ये और ये समानांतर है कि नहीं है? यस और नो में आंसर करना है। क्या ये और ये समानांतर है कि नहीं है? तो आप लोग बोलोगे सर इसका उसको मत देखो, परिपथ में और क्या दिया हुआ है उसको मत देखो। सर ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो ये आप लोगों का जुड़ रहा है, तो ये और ये बिंदु आपके समान है। यस और नो? तो ये क्या होंगे बेटा? समानांतर के अंदर होंगे, पैरेलल के अंदर होंगे। यस और नो? ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां तो आप लोग बता दोगे बट आगे जाके उल्टियां करोगे आप लोग, सर ये क्या बता दिया, क्या नहीं बताया। ठीक है, चलिएगा। अब मैं एक और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूं, देखिए आंसर करिएगा सभी लोग। देखिए ढंग से आंसर करना बेटा, आंसर करिएगा सभी लोग। देखें आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ढंग से आंसर करना है आप सभी लोगों को मेरे बेटा। आंसर करिएगा, ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। यस और नो में आप लोगों को आंसर करना है। जो मैं पूछ रहा हूं केवल उसका आंसर करना है, ठीक है ना? चलिएगा, बताइएगा। मैं जो आप लोगों का, थैंक यू पीके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं जो आप लोगों से पूछ रहा हूं, देखिए आंसर करना। बताओ, केवल और केवल जितना पूछूं उतना आंसर करना है और फालतू की यहां पर उल्टियां नहीं करनी है। मेरे कहने का मतलब सीरीज और पैरेलल ही बताना है और कुछ नहीं बोलना। अच्छा, तीसरा कॉम्बिनेशन होता है कुछ नहीं, ना तो सीरीज में हो ना पैरेलल में हो। तीसरी बात ये भी हो सकती है। तो आप किसी को जबरदस्ती मत बनाना कि सर सीरीज भी नहीं हो रहा है, सर पैरेलल भी नहीं हो रहा है, सर कुछ भी चिपका दो ना। एक बेटा, हो सकता है दोनों ही ना हो सकता है दोनों ही ना हो। बताओ, क्या ये 1 नंबर और 2 नंबर किस में है? बस इतना बता दो आप तो मुझे। 1 नंबर और 2 नंबर किस में है? क्या ये दोनों सीरीज में है? 1 नंबर और 2 नंबर किस में है? क्या ये सीरीज में है कि नहीं है? जल्दी से बताइएगा, यस और नो। पैरेलल में है कि सीरीज में है? क्या दोनों में ही नहीं है? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से, क्योंकि आधे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि सर सीरीज क्या होता है, सर पैरेलल क्या होता है। पैरेलल, बहुत बढ़िया बेटा, पैरेलल में होंगे, बहुत बढ़िया। ये 3 नंबर 4 नंबर भी पैरेलल में है? यस और नो? 1 नंबर 2 नंबर पैरेलल में है? क्या 1 नंबर 5 नंबर 6 नंबर किस में है? 5 नंबर और 6 नंबर किस में है? पैरेलल में है। 7 नंबर और 8 नंबर किस में है? पैरेलल में है। 9 नंबर 10 नंबर किस में है? पैरेलल में है। 11 नंबर और 12 नंबर किस में है? पैरेलल में है। यस और नो? बेटा अब आप बोलोगे सर इतनी आसान चीजें क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप गलतियां करते हो आगे जाकर। क्या ये समझ में आ गया आपको? सीरीज और पैरेलल नंबर कैसे होगा, पैरेलल सीरीज, और कैसे क्या क्या करना है। अब ध्यान रखना, जब आप लोग इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना, आप लोग इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करोगे तो जो नया रेजिस्टेंस लगाओगे वो इन दोनों की जगह ही लगाना है। जो भी आएगा इन दोनों की जगह ही आपको एक लगाना है। या इसको सॉल्व कर रहे हो तो उनकी जगह को मिटाकर उसकी जगह ही लगाना है। जिसको सॉल्व किया है उसी की जगह लगाना है और किसी को नहीं लगाना है। तो अब मैं हां बिल्कुल कर सकते हैं, बट फालतू का कंसेप्ट क्यों सीखना है जब हम लोग आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें सीखना क्या है उसमें?
ठीक है, बिल्कुल सिमेट्री वाली मैं बताऊंगा आपको जब क्यूब पढ़ाऊंगा तब, बट बोलूंगा साइड में पटक दो उसको। जो चीजें जरूरी है केवल वही सीखनी है हमें, ठीक है। अब ये बताइएगा प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। अब मैं एक छोटी सी चीज जो आप सभी लोगों को पता है उसके बारे में बात कर लेता हूं। पहले होगा बेटा श्रृंखला, श्रृंखला जो आप लोग जानते हैं, तो फटाफट से इसको लिखकर हम लोग लिखते हैं श्रृंखला संयोजन। संयोजन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। आप लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2, यही होता है। तो इसके बारे में बात नहीं करूंगा। सीरीज में आप लोग पहले से जानते हैं R1 और R2। तो बताइएगा R इक्विवेलेंट आप लोग का क्या रहेगा, R इक्विवेलेंट रहेगा R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट रहेगा बेटा R1 प्लस R2। अगर 3 लगाओगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। सर इसका डेरिवेशन, बेटा डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो फालतू की चीजें उनके बारे में रिक्वायर्ड नहीं है। मैं पूरे सर्किट का पोस्टमार्टम आपको कराना सिखाऊंगा, उसके बाद में आप खुद डेरिवेशन कर लेना। 1 मिनट लगता है डेरिवेशन करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जो चीज अपने काम की नहीं है उस चीज को पढ़ना ही क्यों है, उस चीज को पढ़ना ही क्यों है। अन्य से जो एग्जाम क्लियर करवाता है हमें वो चीजें पढ़नी है। और दूसरा रहेगा समानांतर संयोजन, संयोजन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन यही है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, आगे भी जोड़ोगे तो R3 R4 R4 R5 हो जाएगा। तो बताइएगा R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट होगा बेटा 1/R1 प्लस 1/R2। अब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, और क्वेश्चन इजी नहीं करवाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। इजी तो एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके बाद में अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। मेरे अलग अलग तरीके हैं कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ये क्लियर है। श्रृंखला का संयोजन क्या होता है और आप लोगों का समानांतर का संयोजन क्या होता है। सर ये R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, सर इस R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए। तो देखते हैं R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। बेटा आपको हमेशा 2 पॉइंट दिए होंगे, ये पॉइंट है A और B, ये पॉइंट है हमारा A और B। R इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है अगर सीधा सा आपसे पूछा जाए तो बेटा ये बहुत बड़ा परिपथ है। इस बहुत बड़े परिपथ में 2 बिंदु हैं A और B। इसका मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा परिपथ है, ऐसे डब्बे आगे भी आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो बंदा जो भी कैलकुलेशन करेगा ना वो यहां खड़ा हुआ है और यहां खड़ा हुआ है, तो उसको ये पूरा परिपथ एक ही दिखाई देगा, एक ही दिखाई देगा। और वो कितनी वैल्यू का दिखाई देगा, R इक्विवेलेंट का दिखाई देगा। उसको अंदर से कोई मतलब नहीं है कि भैया सीरीज में लगे हुए हैं कि पैरेलल में लगे हुए हैं, यस सुनो। तो वो एक वैल्यू जो यहां पर बंदा खड़ा हुआ है या A और B के बीच में जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, जहां पर ये बंदा खड़ा हुआ है उसको छेड़ना मत आप लोग, उसको पड़ा रहने देना। चलिएगा अब मैं आगे चलता हूं और कुछ चीजों की बेसिक चीजों के बारे में बात करता हूं। बताइएगा बेटा ये जो प्रतिरोध है ये कितने ओम का प्रतिरोध है A और B के बीच में, A और B के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध है। तो आप लोग बोलोगे सर A और B के बीच में, सर ये तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध है। यस सुनो, गली ही बिल्कुल ओपन हो गई है आप लोगों की। अब ये बताइएगा जब गली आप लोगों की ओपन हो चुकी है, इसका मतलब आप यहां से जा रहे थे और यहां पर आप लोगों को पहुंचना था। दूसरे केस में आप यहां से जा रहे थे और यहां पर पहुंचना था। तो पहले केस में तो गली में गंदगी इतनी ज्यादा भरी हुई है, इतनी ज्यादा भरी हुई है कि आप जा ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरे में बेटा साफ सुथरी गली है, आप पूरा का पूरा चले गए। या सुनो, बहुत ज्यादा गंदगी का मतलब आपकी स्पीड कम होगी, 0 होगी।
और जो आपकी स्पीड है उसी को हम लोग धारा बोलते हैं। तो ये बताइएगा यहां पर धारा कितनी होगी, 0 होगी। इसको बोला जाता है बेटा ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में जिसको आप लोग हिंदी में बोलेंगे तो खुला परिपथ भी बोलते हैं, खुला परिपथ, खुला परिपथ। तो ध्यान रखना हमेशा खुला परिपथ का मतलब इसका जो होता है 3 चीजें होती है इसमें। आर की वैल्यू तो इंफिनिटी होती है, धारा की वैल्यू 0 होती है और वोल्टेज जो होता है वो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। यस सुनो, क्या आएगा, वोल्टेज जो है वो कुछ ना कुछ आप लोगों का निकल कर आएगा। क्योंकि अगर आपने बोला सर V इज इक्वल टू आई इंटू आर है, I की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू इंफिनिटी है, तो सर ये तो 0 आना चाहिए। बेटा ये डिफाइन नहीं होता है, तो आप 0 मत बोल देना या इंफिनिटी मत बोल देना, तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी तो आप इतना सा समझो, खुला परिपथ होता है उसमें प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है और धारा जो होती है वो 0 होती है और वोल्टेज जो होता है, विभव जो होता है वो कुछ ना कुछ आएगा। कितना नंबर आएगा वो तो प्रश्न आने पर देखेंगे। ये बताइएगा, एक होता है ऐसा कुछ परिपथ A और B, इस परिपथ में इसको बोलते हैं बेटा हम लोग शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को हिंदी में बोला जाता है लघु परिपथ, लघु परिपथ। अब ये बताओ इस वाले जो केस में जो आपकी धारा है क्या वो मैक्सिमम होती है, यस और नो। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 0 होती है और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज कितना होता है आप लोगों का, 0। और धारा जो होती है वो कितनी होती है आप लोगों की, कुछ ना कुछ आएगी। बच्चे गलतफहमी पाल कर रखते हैं कि शॉर्ट सर्किट में धारा इंफिनिटी होती है। मुझे ये बताइएगा बेटा, ये आप लोगों का एक बैटरी है, ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं, देखिए आंसर करना। ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। यस सुनो, धारा इंफिनिटी नहीं होती है, कुछ ना कुछ नंबर होता है, वो नंबर ज्यादा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इधर देखो आप सभी लोग, वोल्टेज 0। ये बताइएगा बेटा, ये वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है, यस और नो। और पैरेलल में वोल्टेज 10 वोल्ट होता है। ध्यान सुनना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब मुझे एक चीज का आंसर करिएगा, सभी लोग आंसर करना है सब लोगों। बेटा बताओ ओम ने क्या बोला था, अब इसको मत देखो, ओम ने क्या बोला था बताइएगा। ओम ने बोला था सर रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के प्लस बिंदु के ऊपर, प्लस सिरे के ऊपर धारा का प्रवेश होगा और वो धारा का प्रवेश का मान कितना होगा, 10/2। मेरी बात फिर से सुन लेना, मैं कभी भी करंट यहां से नहीं निकालूंगा। अगर आप निकाल रहे हो तो आप गलत हो, पहले बता रहा हूं। हमेशा धारा निकाली जाती है ओम के नियम से, प्रतिरोध के अकॉर्डिंग, प्रतिरोध के अनुसार। बेटा प्रतिरोध का वोल्टेज पता होगा तो उसमें धारा बोल देंगे, तो धारा कितनी हो गई बेटा, 5 एम्पियर। हां अब बोल दो इधर से 5 एम्पियर का बहाव हो रहा है, अब बोल दो 5 एम्पियर की धारा बह रही है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, देखिए आंसर करना, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, केवल और केवल इस लाइन की। बताओ बेटा इस लाइन में धारा कितनी है, इस लाइन में धारा है सर जी हमारी 5 एम्पियर। कितनी धारा है, 5 एम्पियर। अब ये बताओ धारा 5 एम्पियर है, यहां पर V इज इक्वल टू IR, इसमें लगाओ, केवल इसमें। ये बताइएगा धारा 5 एम्पियर है तो ये एक सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन में रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध का मान कितना है। मैं इसका नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसका पूछ रहा हूं, प्रतिरोध का मान कितना है। तो आप बोलोगे सर सीधी लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन या जो शॉर्ट सर्किट होता है सर, उसमें प्रतिरोध का मान कितना होता है, 0 होता है। तो बेटा ये प्रतिरोध का मान कितना है आपका, 0 होता है। बताइएगा बेटा इसमें
आप लोगों का वोल्टेज कितना होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर ये सीधी लाइन है, मतलब लघु परिपथ है, मतलब शॉर्ट सर्किट है, तो वोल्टेज का मान भी कितना होगा, 0 होगा। देखो आपको गलत करता हूं मैं यहां पर, यस और नो। अब थोड़ी देर पहले बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर शॉर्ट सर्किट में करंट इंफिनिटी होती है, शॉर्ट सर्किट में करंट इंफिनिटी होती है। अब मुझे ये बताओ बेटा, V इज इक्वल टू आई आर मैंने लगाया, वोल्टेज 0 है, रेजिस्टेंस कितना है, 0, तो कौन सी गणित बोलती है कि यहां पर इंफिनिटी आना चाहिए? कोई गणित नहीं बोलती है। बताओ, यहां पर 5 भी रखूंगा तो चलेगा, यहां पर 50 भी रखूंगा तो चलेगा, यहां पर 1000 भी रखूंगा तो चलेगा, यहां पर 50,000 भी रखूंगा तो चलेगा। यस और नो? हां, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर 0 आना चाहिए। तो ये बताइएगा, ये दोनों मिलकर क्या बता रहे हैं? दोनों मिलकर शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। दोनों मिलकर क्या बता रहे हैं बेटा? शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। और शॉर्ट सर्किट में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? तो आप बोलोगे सर 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। कितनी प्रवाहित हो रही है बेटा? 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या बताया मैंने आप लोगों को? तो बेटा शॉर्ट सर्किट में आपकी धारा प्रवाहित होती है, या सुनो, और कितना भी नंबर हो सकता है। तो आप अपना ज्ञान उसके अकॉर्डिंग ना करें, इन्फिनिटी होती है, वो गलत नॉलेज है आपका। राइट? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? ये जो है मैंने 12th क्लास में, हमारे HC वर्मा की बुक आती है, वहां से मैंने ये पढ़ा था 12th में जब मैं था। बच्चों को बहुत डाउट होता है इसके अंदर कि सर शॉर्ट सर्किट में धारा का मान कितना होता है। यस और नो? ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो बेटा धारा शॉर्ट सर्किट में प्रवाहित होती है क्योंकि बेटा ये भी तो शॉर्ट है आप लोगों का। यस और नो? क्लियर है? अब आप बोलोगे सर इसमें क्या होगा, सर इसमें क्या होगा, ये वाली चीज, सर इसमें धारा का मान कितना होगा, 5 वोल्ट है। बताओ बेटा इसमें प्रतिरोध कितना है, 0 ओम, तो धारा का मान कितना होगा, 5 वोल्ट बटा 0, मतलब इन्फिनिटी। बट मुझे तो आप ये बता दो, मुझे तो आप ये बता दो, क्या ऐसा सर्किट होता भी है या नहीं होता है? तो बेटा वो जो आप इन्फिनिटी बोलते हो ना, वो इस सर्किट के लिए बोलते हो, और ऐसा सर्किट होता ही नहीं है। पहले बात तो वो ऐसा सर्किट बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है हमेशा, कुछ ना कुछ अब एक आंतरिक प्रतिरोध आ गया तो वो सर्किट वापस से वही बन गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो इन्फिनिटी वाला पंगा गलत पड़ा है आपने, तो उसको साइड में पटक दीजिए आप। ये समझ में आ गया आप लोगों को आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? चलिए, वेरी गुड। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग इसमें, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है बेटा सभी के? मतलब ये केवल आप लोगों को मैंने बताया था कि किस वजह से आप लोगों का यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है या धारा प्रवाहित नहीं होती है, या धारा का मान कितना होता है। अभी कुछ भी नहीं है, अभी सीरीज पैरेलल सीखना है, बाकी पंचायती नहीं करनी है अभी अपन को। चलिए आगे चलें अब हम लोग। कोई दिक्कत वाली? आइडियल केस। अब ये बताओ, क्या आप दिन भर 24 घंटे पढ़ सकते हो? क्या दिन भर 24 घंटे पढ़ सकते हो? आइडियल केस जो होता है वो 24 घंटे पढ़ सकता है। ऐसा कौन है जो 24 घंटे पढ़ सकता है? कोई भी नहीं है। राइट? ये मार्कर है, ये मार्कर है, और एक ये मार्कर है। ये मार्कर जिंदगी भर चलता है, ये मार्कर 5 साल चलता है। तो आइडियल चीजें होती ही नहीं है, बस हमें अच्छी लगती है, इस वजह से हम लोग उनको पढ़ते हैं कि हाँ भैया ये बढ़िया, ऐसा मार्कर है जो जिंदगी भर चलता है, वो आइडियल चीज है। यस सुनो? चलेगा, आगे चलते हैं अब हम लोग इसके अंदर। अब पहले इक्विवेलेंट निकालना सीख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं, देखें आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं आप सभी लोग। थ्री ओम, 6 ओम,
2 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम ए और बी क्वेश्चन है। अब साइड में पटक देना, आंसर नहीं करना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। आप सभी लोगों को पहले सुन लेना, फिर आगे की साइड आप लोगों को आंसर करना है नेक्स्ट प्रश्न का। ठीक है, पहले सुनोगे आप लोग, पहले सुनना है, फिर अगले प्रश्न का आंसर आपको करना है। इसका आंसर नहीं करना, इसका आंसर बता दोगे आप, मुझे पता है, बट पहले सुनो। जब कभी भी आप लोगों को प्रतिरोध का इक्विवेलेंट पूछा जाए, जब कभी भी आप लोग को प्रतिरोध का इक्विवेलेंट पूछा जाए, चाहे वो ए और बी के ए और बी के बीच में पूछ रहा हो, चाहे पी और क्यू के बीच में पूछ रहा हो, तो एक चीज का ध्यान रखना, जिसके बीच में पूछ रहा है वहां पर आप लोग लाइनें ऐसे डार्क कर देना। कर दिया आपने? ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर कहीं पर भी आप लोगों को ओपन दिखाई दे, उन दोनों के अलावा कहीं पर भी ओपन दिखाई दे, या कहीं पर भी कुछ अकेली ब्रांच दिखाई दे, उसको हटा देना। क्या ये दोनों हट जाएंगे आप लोगों के? यस और नो? ध्यान से सुनना, ऐसे ही इक्विवेलेंट निकालना सीखना है आप लोगों को। क्लियर है? इन दोनों को मैंने हटा दिया आप लोगों का, दैट इज 3 ओम कर लेते हैं। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? इसको बोलते हैं हम लोग डेड रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जब इसको हटा दिया तो बेटा परिपथ बचा मेरा इतना सा, यही परिपथ बचा ए और बी। ये समझ में आ गया आप लोगों को? बेटा जब कभी भी ओपन हो तो उनको हटा देना है, जो भी ओपन होगा, और बाकी परिपथ को यहां पर आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा इनको हटाने पर? ये 3 6 3 2, तो ये हो गया बेटा 3 6 3 2, तो ये हो गया बेटा 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये 3 ओम और ये 2 ओम। बताइएगा बेटा ये दोनों जो हैं वो किस में लगे हुए हैं? क्या ये दोनों समानांतर के अंदर हैं या श्रृंखला के अंदर है? अब देखो, अब आएगा मजा। तो अभी तो आसान है, अभी थोड़े और मैं क्वेश्चन अच्छे बनाऊंगा। बताइएगा बेटा ये दोनों किस में है? सीरीज के अंदर है कि पैरेलल के अंदर है? जल्दी से आंसर करिएगा, ये दोनों किस में है? सीरीज में है या फिर पैरेलल में है? तो आप लोग बोलोगे सर ये दोनों पैरेलल के अंदर हैं। पैरेलल में है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, जो कि कितना हो गया? आर इक्विवेलेंट आप लोगों का r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। कितना हो गया बेटा आप लोगों का? 3 × 6/3 प्लस 6, तो आर इक्विवेलेंट इनका हो गया बेटा, आर इक्विवेलेंट जो हो गया 2 ओम हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये 2 ओम किसका निकाला है उसी को रखें। तो ये 2 ओम निकाला है यहां से ले जाकर यहां के बीच का, मतलब इसके अलावा जो बनेगा, इसके अलावा जो बनेगा बेटा वो तो ऊपर ही बनेगा 2 ओम और 3 ओम। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। क्या आप लोगों को पता चल चुका है कि इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट 2 ओम है? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 2 ओम लगा देंगे। तो मुझे बताइएगा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया है आप लोगों का? तो आप बोलोगे सर आर इक्विवेलेंट आ गया है मेरा कितना? 7 ओम। यस सुनो, क्या ये तीनों एक के बाद एक लगे हुए हैं? क्या इनके बीच में कुछ लगा हुआ है? नहीं सर, इनके बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है। तो डायरेक्ट इनको R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ देंगे। क्या ये चीज सभी लोगों के क्लियर है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे करेंगे? यस और नो? चलिएगा अब आगे करते हैं। बेटा किसी को डाउट तो नहीं है ये कैसे किया है प्रश्न मैंने आप लोगों का? ठीक है, आसान प्रश्न है, मुझे पता है आसान प्रश्न है, बट आप लोग अपने कंसेप्ट ध्यान से रखिएगा कि कैसे कैसे मैं करवा रहा हूं। ठीक है, चलिएगा आर इक्विवेलेंट 7 बिल्कुल सही बेटा। चलिएगा टू ओम 1 ओम ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट बताना है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट आपको बताना है।
क्या कोई ओपन ब्रांच है? ए और बी को नहीं देखना है, ए और बी के अलावा देखना है आपको। क्या कोई ओपन ब्रांच है? नहीं। अब देखो इसको कैसे ट्रीट करते हो, इससे डर मत जाना आप लोग। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 ओम। और ये दोनों किस में है? सीरीज में है या पैरेलल में है? तो आप बोलोगे सर ये पैरेलल में है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0 बोले तो 0 ओम। यही होगा बेटा। तो कितना आएगा बेटा? ये आप लोगों का 1 ओम और ये कितना है आपका? 0 ओम। तो बताइएगा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा? 1 ओम। अचानक भयानक, ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, ओपन होगा तब काटना है, शॉर्ट होगा तब नहीं काटना है। देखो अभी तो पहला ही प्रश्न था, अभी तो पहला ही प्रश्न था। अगर ऐसा ओपन दिखे तो उसको हटा देना है, ठीक है बेटा? ओपन, इसको मत हटा देना, इसको मत हटा देना। ये तो सर्किट का पार्ट है, वो सर्किट का पार्ट नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? ओपन दिखे तो हटा देना, शॉर्ट दिखे तो 0 ओम ले लेना। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? चलिए अब बताइएगा मुझे एक और प्रश्न। बेटा 1 ओम होगा, 1 ओम शॉर्ट है, शॉर्ट का 0 ओम होता है, राइट? तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 0 ही तो होगा। कितना होगा? 0 ओम। रोली क्लियर है बेटा? अचानक भयानक क्लियर है? सोनू, दीपक, जितेंद्र क्लियर है बेटा सभी लोगों के? देखो ये बेसिक चीजें हमें नहीं आती है। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सर इसका इक्विवेलेंट में निकालना जानता हूं। बेटा ये तो अलग बात है, ये खतरनाक चीज है, ये सिंपल चीज है। ये चीजें सीखनी है अपन को। ये तो निकाल लोगे, पूरी दुनिया निकालती है इसको। बेटा अपन कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही पढ़ेंगे ना, राइट? भूसा थोड़ी ना पढ़ेंगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे और अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, तभी तो पता चलेगा आप लोगों को। क्लियर है? रोली क्लियर है बेटा? ओके चलिएगा। चलो फिर क्लियर है तो आ जाओ, फिर देखे आंसर करो। अब बताओ 2 ओम 1 ओम, बोलो। शाबाश, वेरी गुड। बोलो बेटा बोलो। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। शाबाश पंकज, वेरी गुड। अंजनी तो पुरानी स्टूडेंट है हमारी शायद। आंसर करो बेटा फटाफट से। पहले वाले में 0 क्यों नहीं लिया? पहले वाले 0 का मतलब क्या है? 0 बेटा, 0 का मतलब होता है ये, और इन्फिनिटी का मतलब होता है ये। बताया तो सही मैंने आपको, ये बताया तो सही। 0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ये बताया ना मैंने आपको, ठीक है? तो ए और बी के रेस्पेक्ट में क्या ये चीजें आउट, ये चीज आउट, सर्किट बचा है वो बना दो। ये बचा है सर सर्किट 2 ओम। कितना आंसर आ गया बेटा? 2 ओम। बस बात खत्म। समझ में आ गया आप सभी लोगों को किसको हटाना है? देखो सिंपल प्रश्न है, बट आप लोगों को दिक्कतें आ जाती है इन प्रश्नों में भी, ठीक है? एक और दे दूं, एक और दे दूं? चलिएगा देखें, देखते हैं। ए और बी के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। अब इसको मत हटा देना, पहले ही बोल रहा हूं, इसके रेस्पेक्ट में तो निकालना है अपन को। जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको नहीं हटाना।
जिस बिंदु के रेस्पेक्ट में निकालना है उसको मत हटाना, उसके अलावा जो है उसको हटाना है। रोनित सिंघा क्लियर है बेटा? शरद सिंह, रोली, नरेश योगी, सोनू कुमार। सोनू का आंसर आ रहा है इसका 2। अच्छा, इसकी वैल्यू भी चाहिए हो तो ले लेना, 1 ओम 2 ओम। जितेंद्र का आंसर आया 4 ओम, बिल्कुल। बाकी लोग तो वही तो बात है ना, तभी तो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। मुझे पता है बच्चों क्या समस्याएं आती है बेटा, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है तो ऐसे ही मजे वाली बात नहीं है ना? अनुभव होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। पंकज का आंसर 1 आ रहा है, पंकज का तो बिल्कुल ही हट के आता है अपना। दीपक का 5 आ रहा है, अरे वाह बेटा दीपक 5। बेटा पूरे को नहीं हटाना है, जिसमें ओपन हो केवल उसको हटाना है। थैंक यू ए कुमार, थैंक यू, आपका प्यार है सभी लोगों का। चलिएगा आंसर करो फिर फटाफट से, चलो करें। अब आप है ना, इसको मत हटा देना, पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो निकालना है। हटाना किसको है? इसको हटा दूं, ये हट गया बेटा आप लोगों का, ये चीज हट गई आप लोगों की, ये रिमूव हो गई। चलो बेटा ये हट गई, तो अब नया सर्किट बना लो। क्योंकि निकालना इसके रेस्पेक्ट में है। नया सर्किट बन गया बेटा 3 ओम, 2 ओम, ये हो गया ए और बी, और ये हो गया 6 ओम। अब सुनो, देखो फिर से वही बात आ गई, फिर से वही बात आ गई जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी। क्या 6 और 2 सीरीज में है? मैं जो पूछ रहा हूं उसका यस और नो में आंसर करना है। क्या 6 और 2 सीरीज में है? क्या 6 और 2 सीरीज में है? यस और नो में आंसर करना है। क्या 6 और 2 सीरीज में है? तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर। क्या 3 और 2 सीरीज में है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये पता चल रहा है ना कैसे? वो वाला बिंदु अगर आपको पता है तो आप बता दोगे। जब सीरीज में नहीं है तो जोड़ मत देना, पहले ही बता दूं आपको। बताओ मुझे, क्या 6 और 3 पैरेलल में है? दोनों मुंह टच हो रहे हैं इनके, ऊपर वाला मुंह भी टच हो रहा है, नीचे वाला मुंह भी टच हो रहा है, क्या ये दोनों पैरेलल में है? तो आप लोग बोलोगे यस सर, 6 और 3 आप लोग के पैरेलल में, 100% पैरेलल में है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो मुझे एक चीज का आंसर करिएगा यहां से, 6 और 3 पैरेलल में है, तो आप लोगों का क्या होगा बेटा? 2 वाले को वैसे ही रहने देना, और 6 और 3 की जगह आप लोग इधर लगा दो चाहे उधर लगा दो। क्या आंसर आएगा? 3 × 6 बटा 3 + 6, कितना आ गया बेटा? 2 ओम। अब ये बताओ, नया परिपथ बना है मेरा 2 ओम, और ये हो गया 2 ओम, तो आंसर करिएगा ए और बी। कितना आ गया इसके रेस्पेक्ट में? अब तो ये दोनों सीरीज में है, तो R ऑफ ए बी इक्वल टू 4 ओम, यही होगा, R ऑफ ए बी इक्वल टू 4 ओम। बहुत बढ़िया। ओके, एक और प्रश्न करते हैं, फिर थोड़े से और अच्छे प्रश्नों के ऊपर हम लोग प्रवेश करेंगे, राइट? टू ओम, 1 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 3 ओम। ए और बी के रेस्पेक्ट में निकालना है, ए और बी के रेस्पेक्ट में, ए और बी के रेस्पेक्ट में।
जितेंद्र का आंसर आया 2। रोली का कितना आया है देखते हैं, 6। हाँ वो मैं समझ गया था पंकज, मैं समझ गया था, मैं पता है मेरे को आंसर। सोनू कुमार का आंसर आ रहा है 6, सुमित कुमार का आंसर आ रहा है 2। अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधार लो। अचानक भयानक सोनू कुमार, पंकज फिर से गलतियां कर रहे हो। ये बताओ इसमें से किसको मिटाऊं, किसको हटाऊं, इसमें से किसको हटाऊं? फटाफट से आंसर करिएगा, किसको हटाऊं? तो आप बोलेंगे सर 3 को हटा दो क्योंकि ये वाला ओपन है। यस और नो? अब ये बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6 × 6/6 + 6 कितना आ गया? 3 ओम। तो ये आ गया नया परिपथ, आ गया आप लोगों का 2 ओम, और ये आ गया आपका 1 ओम, और ये आ गया आपका 3 ओम। ठीक है, 3 ओम। ये आ गया आपका 0 ओम। अब ये बताइएगा सभी लोग, ये कितना है? 4 ओम, और ये कितना है? 0 ओम। 4 और 0 किस में है? पैरेलल में है। तो बताइएगा कितना आंसर आएगा इन दोनों का? 4 × 0/4 + 0 बराबर 0 ओम, और 0 ओम का मतलब शॉर्ट सर्किट होगा, राइट? तो ये हो गया बेटा 2 ओम, और ये होगा शॉर्ट सर्किट 0 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 2। फाइनल आंसर इज 2 ओम। क्या ये बेसिक चीजें क्लियर है आप सभी लोगों के? यस और नो? इसमें कोई समस्या हो तो बताइएगा मुझे कि क्या कहानी है। इज इट ओके? बेटा मैंने जो आप लोगों को बताया है वो पहला तरीका बताया है R इक्विवेलेंट निकालने का, जिसमें सिंपल चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। यस और नो? ये चीजें आप लोग जानते थे, बट उनको परिपथ में आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते थे। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। अभी तो अजीबोगरीब सर्किटों का आना बाकी है। अभी तो आप आसानी से बता पा रहे थे कि सर जी ये सीरीज है, सर जी ये पैरेलल है। अब वक्त ऐसा भी आएगा जब आप नहीं बता पाएंगे कि कौन होगा सीरीज और कौन होगा पैरेलल। तो बेटा अभी तक तो मैंने एक ही मेथड बताया है। कल की क्लास में बचे हुए तीनों मेथड हम लोग करेंगे, और आप लोगों का अगली क्लास के अंदर किसी भी परिपथ का आप लोग R इक्विवेलेंट निकालने के कैपेबल हो जाएंगे। तो अभी आप लोग R इक्विवेलेंट के प्रश्न मत करना, जो भी आपके पास में किताब है उससे प्रैक्टिस मत करना। कल जब मैं इन चारों मेथड को बता दूंगा, फिर पूरी दुनिया का कोई भी प्रश्न आप कर लेना। क्लियर है? आज मशीन का क्लास इवनिंग में आप लोगों का नहीं होगा, क्योंकि 6 बजे बाद हमारे 7 बजे हमारे कुमार गौरव सर की क्लास है। क्लियर है? तो आज नहीं होगा, कल वापस से वो कंटिन्यू हो जाएगा। पूरे भारतवर्ष के लिए 6 महीने का रिवीजन वो करवाने वाले हैं। आज हमारे गौरव सर का जन्मदिन भी है, तो सभी लोग उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के चैनल पर जाएं और गौरव सर को उनके जन्मदिन की बधाइयां दें। और जो आपका लाइव आने वाला है वो विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है, आज शाम को आपको सभी को पता होगा। तो बेटा अभी R इक्विवेलेंट आप लोग नहीं निकालेंगे, आप लोग R इक्विवेलेंट कल के बाद में निकालना सीखेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है। मैं उम्मीद करता हूं आज बहुत कुछ चीजें हम लोगों ने सीखी है और सभी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार के साथ में, उत्कर्ष परिवार के साथ में आपका प्यार बना के रखिए। तब तक थैंक यू वेरी मच। 18 जुलाई 2022 सोमवार का दिन, महादेव का दिन और महादेव की सौगंध मुकाबला टक्कर का होने वाला है। करंट अफेयर्स का तूफान 18 जुलाई को शाम को 7 बजे उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर जनवरी से जून 2022 तक की करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ करने वाला हूं और पसीना लगातार बहने वाला। और ध्यान रखिए, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। तैयार रहना शाम को 7 बजे।